जिन्होंने पिछले पार्ट्स देख रखे हैं वो कमेंट में पिन्ड टाइम स्टैम्प से नेक्स्ट पार्ट पर मूव कर सकते हैं। और कमेंट्स तक पहुंच ही गए हो तो अपना नाम भी जरूर से कमेंट करना, और वहीं पास में हाइप का बटन होगा, उससे वीडियो को हाइप कर देना। एंड ऑल्दो उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स थे, उसकी लाइफ अकेले रहने से ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ सिमिलैरिटीज और कॉमनैलिटीज शेयर करते हैं, बट वो मुझसे सिर्फ 1 मंथ बड़ी होने के बावजूद इतनी मैच्योर कैसे हो सकती है? वो ऐसे कैसे ग्रो अप हुई? डेमन एम्प्रेस ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। मेरे ब्रदर के कमांड के अंडर होली डेमन सेक्ट से मुझे जो इंटेलिजेंस मिली उसके अकॉर्डिंग सदर्न बैरन डोमेन करंटली ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन के कंट्रोल में है। ये डोमेन एक ट्रायल ग्राउंड के रूप में वर्क करता है टेस्ट करने के लिए। ज़ीरोयन ने डेमन एम्प्रेस को बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछा, इंटेंशनल? तो ये फॉल्स वर्ल्ड 65 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ, जिस मोमेंट मेरे फादर को अडॉप्ट किया गया, राइट? डेमन एम्प्रेस ने ज़ीरोयन की बात से अग्री करते हुए आगे कहा, तुम्हारे फादर को 100 साल पहले डिस्कवर करने के बाद ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन दोनों ने मैनी मेथड्स ट्राई किए। दे ड्रैगन कॉर्प्स को मूव नहीं कर पाए और ना ही आइस सील को मेल्ट कर पाए, एक ट्रेजर्ड आइटम जिसे हेवंस और अर्थ ने नर्चर किया था, जब तक प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो का अपीयरेंस नहीं हुआ। प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो के इमर्जेंस के साथ आइस मेल्ट होने लगी और तुम्हारे फादर की बॉडी से एक प्योर इंपीरियल ऑरा लीक हुआ। मेरे 18th ब्रदर ने इसे सेंस किया और सर्च करते हुए आ गए। तब से होली डेमन क्लैन, ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन एक दूसरे से अक्वेंटेड हो गए। डेमन एम्प्रेस ने फिर ज़ीरोयन की तरफ सीरियसली देखा और एक्सप्लेन किया, ऑल्दो इंपीरियल ब्लड लाइन को फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता, लेकिन और भी वेज हैं। वो ये है कि ह्यूमन रेस के लेजिटिमेट इंपीरियल लक को कलेक्ट करके अपनी पावर को एनहांस करना और हेवन एंड अर्थ का ब्लेसिंग्स पाना। इस तरह जब कोई एनलाइटनमेंट अचीव करता है तो उसके आसपास सब कुछ फ्लरिश करता है। इसके अलावा ह्यूमन रेस की डेस्टिनी की लेजिटिमेसी इतनी प्रेस्टिजियस है कि कोई एक पार्टी इसे क्लेम नहीं कर सकती, इसलिए इसे 3 में डिवाइड करना बिल्कुल राइट था। उसके बाद डेमन क्लैन ने मेथड्स प्रोवाइड किए, कुछ रिसोर्सेज यूज किए स्लेव्स परचेज करने और पॉपुलेशन को रिप्लेनिश करने के लिए। एस्ट्रल पवेलियन ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और इंपीरियल लक को कंसोलिडेट करने के प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ईस्टर्न फ्लेम किंगडम ने मैन पावर और एफर्ट कंट्रीब्यूट किया, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके एस्टीम्ड पर्पल एम्परर के लिए एक एम्पायर बिल्ड करने में। 30 साल बाद आइस सील कंप्लीटली मेल्ट हो गई। मेरे 18th ब्रदर ईस्टर्न फ्लेम किंगडम का किंग और एस्ट्रल पवेलियन के पवेलियन मास्टर ने अपनी कल्टीवेशन लेवल्स को सील किया और पर्सनली इन्फेंट एस्टीम्ड पर्पल एम्परर को यहाँ ले आए। उसी टाइम एक वेनिंग बीन डायनेस्टी पहले ही एस्टैब्लिश हो चुकी थी। उन्होंने पर्सनली एस्टीम्ड पर्पल एम्परर को उस विलेज में ले जाकर एक ओल्ड स्कॉलर को हैंड ओवर कर दिया। डेमन एम्प्रेस ने सडनली ज़ीरोयन के हैंड्स पकड़े और कहा, उस मोमेंट से तुम्हारे फादर एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की फैब्रिकेटेड लाइफ स्टार्ट हुई। डेमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस को समझाया, ओरिजिनली एस्ट्रल पवेलियन के कैलकुलेशंस के अंडर प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो को मैच्योर होने में 60 साल लगते, पर एक इशू आ गया है, इसकी मैच्योरिटी एक्सेलरेट हो रही है। एम्प्रेस ने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर डेमन एम्प्रेस से पूछा, ये प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो आखिर है क्या जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? डेमन एम्प्रेस ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ एम्प्रेस को जवाब दिया, ये तुम पर है। एम्प्रेस ने कंफ्यूजन में फ्रॉन करते हुए डेमन एम्प्रेस ने कहा, मुझ पर? मुझे तो पता भी नहीं था। वेट, कहीं ये? उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक आइटम निकाला। डेमन एम्प्रेस ने अफर्म करते हुए एम्प्रेस से कहा, दैट्स राइट, ग्रेट फ्लेम की इंपीरियल सील ही वो प्राइमोर्डियल एम्ब्रियो है। एक बार जब डायनेस्टी की फेट सक्सेसफुली कंसोलिडेट हो जाती है और इंपीरियल सील मैच्योर हो जाती है तो नेशन की डेस्टिनी को सीज करने का टाइम आ जाएगा। एम्प्रेस ने डेमन एम्प्रेस की तरफ देखा और पूछा, क्या होगा अगर नेशन की डेस्टिनी सीज हो गई? ये सुनकर डेमन एम्प्रेस ने धीरे से उंगलियां ऊपर उठाई और एम्प्रेस को समझाया, डिफरेंट चॉइसेस से डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। पहली चॉइस, अगर डेस्टिनी सीज हो जाती है तो ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के डिमाइस को सिग्निफाई करता है। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के सारे सब्जेक्ट्स पेरिश हो जाएंगे, सिर्फ तुम अकेली सर्वाइवर बचोगी, एक डेसोलेट एम्प्रेस बनकर। दूसरी चॉइस तुम्हारे लिए है, एम्प्रेस होने के नाते डायनेस्टी की डेस्टिनी की चोरी से होने वाले बैकलैश को रेजिस्ट करना, खुद को सैक्रिफाइस करके ग्रेट फ्लेम के सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना। एम्प्रेस ने फ्रॉन करते हुए डेमन एम्प्रेस से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि ये सब फेक है, तो सिविलियंस और ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिए? डेमन एम्प्रेस ने उसे तुरंत इंटरप्ट किया और समझाया, इवेंट्स फैब्रिकेटेड हो सकते हैं पर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है। जिन लोगों को पहले यहाँ फेंका गया था उनकी मेमोरीज ऑल्टर की गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता पॉपुलेशन नेचुरली बढ़ी। एम्प्रेस ने गहरी सांस ली और डेमन एम्प्रेस से पूछा, उस ड्रैगन कॉर्प्स का क्या हुआ जिसे मूव नहीं किया जा सका?
डेमन एम्प्रेस ने उसके पीछे इशारा किया और एम्प्रेस को बताया, तुम्हारे फादर को सील करने वाले आइस क्रिस्टल्स के मेल्ट होने के बाद वो ड्रैगन कॉर्प्स एक वास्ट माउंटेन रेंज में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो अब ग्रीन फ्लेम माउंटेन रेंज है। शियाओन को भी ये सेंस कर पाना चाहिए। शियाओन को फाइनली समझ आया और वो चिल्लाया, नो वंडर, इस माउंटेन पर जो कुछ भी ग्रो और ब्रेड होता है वो इतना डिलीशियस होता है। क्या इसका मतलब है कि मैं जो पाल रहा हूँ वो ड्रैगन पिग्स, ड्रैगन चिकन्स हैं? डैम इट, ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उन्हें बहुत चीपली बेच दिया। उसने प्लेफुली डेमन एम्प्रेस के सिर पर चॉप किया। एम्प्रेस ने जल्दी से डेमन एम्प्रेस को एक तरफ खींचा और उससे पूछा, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरे फादर के डिसअपीयरेंस के बारे में पता है? और मेरे दो रॉयल ब्रदर्स का क्या हुआ? डेमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस के सिर को धीरे से पैट किया, उसे कंफर्ट करने के लिए, और कहा, डोंट वरी, तुम्हारे फादर डेफिनेटली सेफ हैं। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे फादर को मोस्ट लाइकली तुम्हारी मदर ने रेस्क्यू किया था। एम्प्रेस की प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गईं और उसने हैरानी से डेमन एम्प्रेस से पूछा, मेरी मदर? क्योंकि उसे अपनी मदर के बारे में कोई रिकॉलेक्शन नहीं था। डेमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस को आगे बताया, तुम्हारे फादर ने डायनेस्टी की फेट को सीज करने के प्लान को सेंस करने के बाद उन्होंने सीक्रेटली ग्रेट फिल्म डायनेस्टी छोड़ दी। इल्यूजनरी एरे जिसे उनके माइंड को क्लाउड करना था, सरप्राइजिंगली उसका इफेक्ट खो गया, जिससे उन्हें सदर्न वाइल्डनेस का ट्रू नेचर दिखने लगा। नतीजतन उन्हें ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्टल पैविलियन द्वारा लीड किए गए चीफ डिसिपल्स ने परस्यू किया। हालांकि तुम्हारी मदर की पावर इनक्रेडिबली फॉर्मिडेबल है, यहाँ तक कि जब वो सील्ड रील में थी तब भी वो एक साथ दो अपोनेंट से कॉम्बैट कर पा रही थी। ऐसे हिंट्स थे कि उनका अपर हैंड भी था, लेकिन अचानक एक बड़ा हाथ स्पेस को चीरते हुए आया और तुम्हारे दोनों पेरेंट्स को बिना किसी ट्रेस के ले गया। तुम्हारे एल्डर ब्रदर के कंजेक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हारी मदर का बैकग्राउंड एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और फॉर्मिडेबल हो सकता है। उन्होंने तुम्हारे फादर को बचाते हुए खुद को रिवील किया। वो मैसिव हैंड शायद उनके फैमिली के एक पावरफुल फिगर का एक्ट था। अभी तुम्हारे फादर तुम्हारी मदर की फैमिली के साथ रह रहे होंगे। जहां तक बात है कि वो तुम्हारे लिए वापस क्यों नहीं आए, मैं क्लूलेस हूँ। डेमन एम्प्रेस ने शियाओन की तरफ एक ग्लांस किया, उसकी एनवियस एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए उससे पूछा, शियाओन ब्रदर, क्या सोच रहे हो? शियाओन रियलिटी में वापस आया, अपना गला साफ किया और डेमन एम्प्रेस से कहा, मैं सोच रहा था कि ये ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्टल पैविलियन कितने विकेड हैं। वे किसी की लाइफ को ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? इट्स सो अनफेयर। उसने फिर एम्प्रेस की तरफ मुड़कर उसे कंसोल किया, योर मैजेस्टी, ज्यादा वरी मत करो। तुम्हारे फादर कई सालों तक कंट्रोल और मेहनत करने के बाद अब तुम्हारी मदर की फैमिली के साथ हैं। एटलीस्ट उन्हें अब फूड और क्लोथिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और खुद को एक्सर्ट नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। अपनी बात खत्म करके शियाओन फिर से गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से बड़बड़ाने लगा, मेरे फादर इन लॉ इतने फॉर्चुनेट क्यों हैं कि उन्हें काउंटलेस स्पेशल बैरियर्स को चीरते हुए ले जाया गया। ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा सपोर्ट और किसी और पे डिपेंड होकर जीने की कैपेबिलिटी, इट्स इनक्रेडिबली सॉलिड। नो वंडर वो इतने कंटेंटेड हैं कि अपनी बेटी को भी भूल गए हैं। मैं उनकी तरह केयर फ्री लाइफ क्यों नहीं जी सकता? मैं हमेशा एबनॉर्मल इंडिविजुअल से क्यों मिलता हूँ जो मुझे उनसे कॉम्बैट करने पर फोर्स करते हैं? मैं तो बस एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था। शियाओन मन ही मन में सोचने लगा, कहाँ गलती हुई? डेमन एम्प्रेस और एम्प्रेस उसकी कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे को देखा। डेमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस से फुसफुसाकर पूछा, इसे क्या हो गया है? एम्प्रेस ने जवाब दिया, आई हैव नो आइडिया। शियाओन को लगा कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं थी। कुछ गहरी कंटेम्पलेशन के बाद उसे एक एपिफेनी हुई। उसने सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी वाइफ पावरफुल नहीं है। ये सोचते ही उसने अचानक एम्प्रेस का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें एंटिसिपेशन से भरी थीं। एम्प्रेस और डेमन एम्प्रेस चौंक गए और उन्होंने एक साथ शियाओन से पूछा, शियाओन क्या हुआ? जितना ज्यादा शियाओन सोचता गया उतना ही उसे ये सेंस बनाने लगा। वो मन ही मन में बोला, जैसा कि कहावत है, आयरन को फोर्ज करने के लिए तुम्हें खुद स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही फूड को डिलीशियस बनाने के लिए वाइफ को पावरफुल होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि एम्प्रेस को पहले ही रियलाइज हो गया था कि उसे स्ट्रांग बनने की जरूरत है। डेमन एम्प्रेस को पैलेस में रहने के लिए इनवाइट करने का उसका बहाना सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट था। एम्प्रेस डेफिनेटली उसके साथ स्पार करना चाहती थी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये रियलाइज करते हुए शियाओन ने एम्प्रेस को थम्स अप दिया और कहा, तुम सच में एम्प्रेस हो, हमेशा इतनी थॉटफुल और वाइज। एम्प्रेस पजल्ड थी और उसने शियाओन से पूछा, मैंने क्या किया? मैं अब थॉटफुल और वाइज क्यों मानी जा रही हूँ? डेमन एम्प्रेस अभी भी अपने सिली स्माइल के साथ ने शियाओन से रिमार्क किया, शियाओन ब्रदर के थॉट्स सच में गेस करना मुश्किल हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है। एक मोमेंट के लिए खुद को कंपोज करने के बाद एम्प्रेस ने डेमन एम्प्रेस से फिर पूछा, तो मेरे फादर के डिसअपियर होने के बाद मैं सब्स्टिट्यूट बन गई, राइट? डेमन एम्प्रेस ने अग्रीमेंट में अपने हाथ फैलाए और एम्प्रेस को जवाब दिया,
एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट के लिए ओरिजिनल चॉइस क्राउन प्रिंस था तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रदर, लेकिन तुम्हारे एल्डर ब्रदर ने ह्यूमन रेस की ट्रू इंपीरियल ब्लड लाइन को अवेकन नहीं किया, न ही तुम्हारे दूसरे ब्रदर ने। सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 4 साल पहले तुम अवेकन हुई। डेमन एम्प्रेस ने आह भरी और एम्प्रेस से आगे कहा, 4 साल पहले, ऐसा फेटफुल टाइम। मैं उस टाइम एक डायर सिचुएशन में थी। उस टाइम अवेकन होने से मेरी लाइफ बच गई और मुझे एम्प्रेस की पोजीशन पर पहुंचने में हेल्प मिली। ये सुनकर श्याओन ने अचानक उनकी बात काटते हुए कहा, 4 साल पहले? कोइंसिडेंटली मैं भी लगभग मर गया था 4 साल पहले। एम्प्रेस चौंक गई और उसने श्याओन से पूछा, तुम लगभग मर गए थे? क्या ये तुम्हारे रेल्म में हुआ था? पता चला कि 4 साल पहले श्याओन अभी भी अर्थ पर था और उसे इस दुनिया में समन नहीं किया गया था। उस पर्टिकुलर दिन भारी बारिश हो रही थी। श्याओन को एक बड़े गैंग ने चेस किया था और उसे 1 दर्जन से ज्यादा बार चाकू मारा जा चुका था। जैसे ही वो हार मानने वाला था, एक हाथ एक एलिवे से निकला और उसे अंदर खींच लिया। अभी भी श्याओन ये नहीं समझ पाया कि बारिश और अंधेरे ने उसे चेस करने वालों को इतनी पूरी तरह से कैसे अंधा कर दिया और वो लड़की बिना किसी ट्रेस के कैसे गायब हो गई, ये उसके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। एम्प्रेस को थोड़ी जेलसी महसूस हुई और उसने श्याओन से पूछा, वो लड़की कैसी दिखती थी? डेमन एम्प्रेस भी खड़ी हो गई विजिबली एक्साइटेड होकर और उसने श्याओन से पूछा, क्या वो लड़की बाद में तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट बन गई? श्याओन ने अपने हाथ डिसमिसिवली वेव किए और उन्हें जवाब दिया, नॉट एट ऑल। वो एक घोस्ट की तरह गायब हो गई। लेकिन की पॉइंट ये नहीं है कि 4 साल पहले के हमारे एक्सपीरियंसेस इतने ईरिली सिमिलर हैं। हम दोनों ने एक डेंजरस सिचुएशन को ब्लेसिंग में बदल दिया और कुछ बेहतर की तरफ बढ़ गए। जहां तक बात है कि वो कैसी दिखती थी, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? हालांकि उसके सिल्वर हेयर सच में रेयर गए। अचानक श्याओन एम्प्रेस के करीब आया और उससे कहा, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, मेस्मराइजिंग आंखों के साथ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने फिर डेमन एम्प्रेस की तरफ मुड़कर कहा, उसकी आईब्रोज इतनी कैप्टिवेटिंग थीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थीं। दोनों ब्लश कर गए, ये सोचकर कि वो सिर्फ उन्हें फ्लैटर कर रहा था। उन्होंने प्लेफुली उस पर स्मूथ टॉक से उन्हें चार्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन श्याओन को ही पता था कि वो सिर्फ उन्हें प्लीज करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अर्थ पर उस रेनी नाइट में वो 16 साल की सिल्वर हेड गर्ल सच में एम्प्रेस जैसी आंखों वाली और डेमन एम्प्रेस जैसी आईब्रोज वाली थी। उसी मोमेंट डेमन एम्प्रेस ने अचानक श्याओन को एक टाइट एम्ब्रेस में खींच लिया, जिससे श्याओन पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो गया। एक फ्लर्टेशियस टोन में डेमन एम्प्रेस ने श्याओन के कान में फुसफुसाया, श्याओन ब्रदर, इस कॉन्क्यूबाइन ने तुम्हारे लिए सारे कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट्स को सैक्रिफाइस करके। क्या मैं किसी तरह के रिवॉर्ड की हकदार नहीं हूँ? श्याओन के रिस्पॉन्ड करने से पहले एम्प्रेस ने गुस्से में डेमन एम्प्रेस पर चिल्लाई, उसे तुरंत छोड़ो। डेमन एम्प्रेस ने प्लेफुली एम्प्रेस पर अपनी जीभ निकाली और कहा, मैं नहीं छोड़ना चाहती। श्याओन पूरे सीन से स्पीचलेस रह गया। एम्प्रेस अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने डेमन एम्प्रेस को वार्निंग दी, तुम यहाँ आओ। उसने डेमन एम्प्रेस को कॉलर से पकड़ा और उसे करीब खींचा। डेमन एम्प्रेस ने टीजिंगली एम्प्रेस से रिमार्क किया, ओ माय, फिर से इतनी मैड क्यों हो? श्याओन ने सीन को अनफोल्ड होते देखा और अर्जेंटली अपने माइंड में सिस्टम पपी को कॉल किया। सिस्टम पपी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, अपने मास्टर श्याओन को बताते हुए, रिस्पेक्टेड मास्टर, जब डेमन एम्प्रेस ने आप पर लॉन्च किया तो मैंने एक्शन को प्रिडिक्ट किया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। श्याओन ने थम्स अप देते हुए सिस्टम पप्पी से कहा, वेल डन, 5 स्टार्स फॉर यू। एक और पीसफुल लाइफ की विश करते हुए श्याओन ने सिस्टम पप्पी से पूछा, क्या डेमन एम्प्रेस और एम्प्रेस की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने का कोई तरीका है? सिस्टम पप्पी ने श्याओन को एक्सप्लेन किया, मास्टर, जब आपकी किसी के प्रति अच्छी इंटेंशंस होती हैं तो सोल कंपैटिबिलिटी की डिग्री के आधार पर आपका ऑरा उन्हें एनवेलप कर सकता है और इनडायरेक्टली उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। जितनी ज्यादा सोल कंपैटिबिलिटी होगी, आपके ऑरा के अंडर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस का इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा। यहाँ करंट कंपैटिबिलिटी परसेंटेजेस हैं, झोंग यांगमिंग 90%, एम्प्रेस 105%, डेमन एम्प्रेस 102%। ये सुनकर श्याओन के बॉल खड़े हो गए और उसने हैरानी से पूछा, क्या झोंग यांगमिंग एक ग्रोन मैन 90% कंपैटिबिलिटी, इसका क्या मतलब है? सिस्टम पप्पी ने हंसते हुए जवाब दिया, मास्टर, सोल कंपैटिबिलिटी इस बात पर बढ़ती है कि आप उनके साथ कितनी बार होते हैं। आप जितना ज्यादा साथ रहेंगे उतनी तेजी से बढ़ती है। नेशनल फेट का रैपिड एनहांसमेंट और एम्प्रेस के रैपिड रील्म एडवांसमेंट्स, ये सब आपकी प्रेजेंस की वजह से हैं। श्याओन डम्फाउंडेड रह गया और उसने पूछा, तो ये मुझसे रिलेटेड है, लेकिन ईस्टर्न फ्लेम किंगडम, एस्टल पैविलियन, होली डेमन सेक्ट, ये हमारी अपनी? सिस्टम पप्पी जल्दी से समझ गया और श्याओन को बताया, मास्टर, ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्टल पैविलियन के लिए डाटा नेविगेशन के लिए इनसफिशिएंट है।
आप डेमन एम्प्रेस से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों फैक्शंस साउथ वेस्टर्न रील में नहीं हो सकते। अगर आप उनके पीछे जाने का डिसीजन लेते हैं तो आपको डिफरेंट रील्स में ट्रैवल करना पड़ सकता है। शियाओन परप्लेक्स दिखा और उसने सिस्टम पप्पी से कहा, व्हाट डू यू मीन गो आफ्टर देम? मुझे तुम्हें इस पर करेक्ट करने की जरूरत है। मैं वायलेंस की तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ, चाहे वो ईस्टर्न फ्लेम किंगडम हो या एस्टल पैवेलियन। अगर वे एक फेक डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और 100 साल से ज्यादा की एक प्लान ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं तो उनसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मोर ओवर, उन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया है तो मैं उन्हें बिना किसी रीजन के हार्म नहीं कर सकता। तभी पहले की तरह प्लेफुल एम्प्रेस और डेमन एम्प्रेस ने अचानक वाइन के कई जार्स निकाले और उन्हें टेबल पर रख दिया। शियाओन पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसने मन ही मन में सोचा, हियर वी गो अगेन। डेमन एम्प्रेस ने प्रोवोकेटिवली एम्प्रेस की तरफ एक उंगली उठाते हुए पूछा, फिर से कंपीट करने की हिम्मत है फीमेल हुलिगन? एम्प्रेस ने अपने हाथ के एक वेव से वाइन जार्स को लाइन में लगाया और डेमन एम्प्रेस को ताना मारा, आर यू जोकिंग? तुमसे कौन डरेगा? जिस पर शियाओन को अपने दिल में कड़वाहट का दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा, इन दो औरतों ने कल रात कितनी वाइन लाई, क्या वे मुझे इसमें डुबोने की कोशिश कर रही हैं? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पीने के एक अनडिटरमाइंड पीरियड के बाद दोनों औरतें फिर से एक दूसरे की बाहों में रो रही थीं। एम्प्रेस ने रोते हुए कहा, मेरे पावरफुल पेरेंट्स मुझे खोजने क्यों नहीं आए? डेमन एम्प्रेस ने भी रोते हुए जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स भी बेहतर नहीं थे, उन्हें अपने बच्चे की लाइफ की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपनी खुशी की। हम सिर्फ खुद पर रिलाई कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और एक दूसरे को गले लगाए हुए जमीन पर सो गईं। शियाओन उन्हें अलग करके उनके कमरों में ले जाना चाहता था, लेकिन उन्हें एक दूसरे को इतनी कसकर पकड़े हुए पाया कि वो उन्हें अलग नहीं कर सका। एक आह भरकर उसने डिसाइड किया, फाइन, मैं उन्हें ऐसे ही कैरी कर लूंगा। उसने ध्यान से दोनों को एक बेड पर रखा और उन्हें ब्लैंकेट से ढक दिया। अपनी नींद में डेमन एम्प्रेस ने बड़बड़ाते हुए कहा, ब्रदर शियाओन, आओ खेलो। शियाओन को एक मोमेंट के लिए पीस महसूस हुआ और वो कोर्टयार्ड में चला गया। उसने सिस्टम पप्पी को इंस्ट्रक्ट किया कि उसे एक कम्युनिकेशन जेट टोकन दे। अपने हाथ के एक वेव से उसने एक स्पेशल रिफ्ट खोला और सारे खाली वाइन जार्स अंदर फेंक दिए। कोर्टयार्ड को टाइडी करने के बाद लिंगर और कमांडर वहां पहुंचे। लिंगर ने कम्युनिकेशन जेट टोकन पकड़े हुआ था। लिंगर ने शियाओन से पूछा, प्रिंस, आपने हमें बुलाया, आपको क्या चाहिए? शियाओन ने उन्हें वेव करके बुलाया और कहा, आओ और देखो। जैसे ही वे कमरे में एंटर हुए, लिंगर की आंखें शॉक में चौड़ी हो गईं और वो शियाओन से बोली, प्रिंस, आप इतने वाइल्ड हैं। एम्प्रेस और डेमन एम्प्रेस दोनों गहरी नींद में थे, पूरी तरह से थके हुए दिख रहे थे। शियाओन ने तुरंत लिंगर के सर पर एक फ्लिक करते हुए कहा, लिटिल रास्कल, ये बकवास तुमने कहां से सीखी? कमांडर ने आखिरकार शियाओन से पूछा, प्रिंस, आपने हमें बुलाया है, क्या आप हमसे एम्प्रेस का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं? शियाओन ने अग्रीमेंट में नोट किया और उन्हें समझाया, मैंने तुम्हें यहाँ उन्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर कुछ होता है तो मुझे नोटिफाई करने के लिए जेट टोकन का यूज करना। लिंगर ने शियाओन को अश्योर किया, रेस्ट एश्योर्ड प्रिंस, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट आप इतनी देर रात कहाँ जा रहे हैं? शियाओन ने जवाब दिया, नथिंग मच, और कमांडर से कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, बस इसे एम्प्रेस को मेंशन मत करना, ठीक है? कमांडर ने कहा, ऑफ कोर्स प्रिंस, प्लीज गो ऑन। शियाओन एक मोमेंट के लिए हिचकिचाया, फिर उसने कमांडर से पूछा, ऐसा लगता है कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के आसपास एक पावर है जिसे एस्टल पैवेलियन कहते हैं, राइट? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? कमांडर ने जवाब दिया, मुझे पता है एस्टल पैवेलियन कहाँ है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि प्रिंस इसके बारे में क्यों इंक्वायर कर रहे हैं? शियाओन हंसा और कमांडर से बोला, वेल, यू नो माई नेचर, मैं सच में दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकता। मैं जाने और उन्हें माफ करने का इरादा रखता हूँ, उन्हें जीने का एक चांस देने का। ये सुनकर लिंगर और कमांडर दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जो एक मर्सीफुल स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, वो प्रिंस से सुनकर कुछ चिलिंग और मेनेसिंग लग रही थी। शियाओन ने तुरंत लिंगर से एस्टल पैविलियन के ठिकाने के बारे में पूछा। उसने साफ डर के साथ शियाओन से पूछा, प्रिंस, क्या आप सच में उन्हें माफ करने जा रहे हैं और उन्हें डिफीट करने नहीं? शियाओन ने फिर से उसके सिर पर फ्लिक किया और उससे कहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मेरी सारी टीचिंग्स बेकार गईं? क्या ये वो इंसाइट है जो तुमने अपने रीसेंट अच्छे कर्मों और कल्टीवेशन से हासिल की है? अपना सिर पकड़े हुए लिंगर ने चिल्लाकर शियाओन से कहा, प्रिंस, प्लीज मेरे सिर पर मारना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं हर सेकंड और डंबर होती जा रही हूँ और आपके गुड डीड्स का फॉर्म तो खुद में ही काफी टेरिफाइंग है। कमांडर ने एक्सपेरेटेड दिखते हुए बीच में बोलते हुए लिंगर को समझाया, प्रिंस सच में काइंड हार्टेड हैं। वे ऑर्फनेजेस को रेनोवेट करते हैं, बूढ़ों और बच्चों का ध्यान रखते हैं और जरूरतमंदों को सपोर्ट करते हैं।
आम लोगों के लिए प्रिंस बेनेवोलेंट हैं। हालांकि करप्शन में शामिल ऑफिशियल्स, ब्राइब लेने वाले और ग्रामीणों का शोषण करने वाले लोगों के लिए ये बेनेवोलेंस नहीं है। आम लोगों की खातिर प्रिंस ने पहले ही सैकड़ों करप्ट ऑफिशियल्स को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद शियाउन ने एक कंपैशनेट चेहरा बनाया और लिंगर और कमांडर से आह भरते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि एस्टल पेविलियन ने सच में गलतियां की हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम उन्हें खुद को रिडीम करने का चांस क्यों नहीं दे सकते? इतना कहकर शियाउन एग्जिट की तरफ चला गया। अपने पैर के एक हल्के पुश से वो एक लाइट की स्ट्रीक में ट्रांसफॉर्म हो गया जो स्काई की तरफ शूट कर रही थी। लिंगर ने शियाउन की जाती हुई फिगर को देखा और खुद से बड़बड़ाई, ऐसा लगता है कि एस्टल पेविलियन सच में विकेड है, वे बर्बाद हो गए। उसने अपना सिर हिलाया जैसे उसने एस्टल पेविलियन का फेट पहले ही देख लिया हो। इसी बीच एस्टल पेविलियन की एक ब्रांच में मास्टर ऑफ द एस्टल पेविलियन तारों भरे आकाश को देख रहा था, यादों में खोया हुआ था। उसने सोचा, ऐसी नॉस्टैल्जिया। तब प्राइम मिनिस्टर और मैं वहीं से आए थे, अपने साथी डिसिपल्स को इस मिस्टीरियस रिवाइवल एरिया में लेकर। हम एस्टीम्ड पर्पल एम्परर से मिले और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट शुरू किया। पलक झपकते ही लगभग 100 साल बीत गए हैं। हम आखिरकार सक्सेस के कगार पर हैं। एक बार जब ये अचीव हो जाएगा तो हम एम्प्रेस के फ्लैश और ब्लड का यूज करके अपनी डॉटर इन लॉ के लिए एक एलिक्सर बनाएंगे, ताकि शायद वो ह्यूमन रेस के प्योर ब्लड लाइन वाले बच्चे को जन्म दे सके। अचानक एक एस्टल पेविलियन सब ऑर्डिनेट पास आया और मास्टर ऑफ द एस्टल पेविलियन को रिपोर्ट किया, मास्टर, कोई माउंटेन के पास आ रहा है। मास्टर ऑफ द एस्टल पेविलियन ने अपना सिर घुमाया और सब ऑर्डिनेट से पूछा, इस घंटे में माउंटेन पर कौन आया है? क्या माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ने उन्हें नहीं रोका? सब ऑर्डिनेट ने जल्दी से मास्टर को एक्सप्लेन किया, ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के प्रिंस शियाउन हैं। उनके पास वो जेड टोकन है जो हमने एम्प्रेस को गिफ्ट किया था, जिससे उन्हें हमारे माउंटेन तक एक्सेस मिल गई, इसलिए वो चढ़ आए। मास्टर चौंक गया। उसने अपने सब ऑर्डिनेट से पूछा, देखा उस सिर्फ लुक्स वाले लड़के को? हमारे एस्टल पेविलियन में क्या कर रहा है वो? यहाँ तक कैसे आ गया? और क्या वो किसी के साथ है? सब ऑर्डिनेट ने जवाब दिया, नहीं, बस अकेला है। वो माउंटेन पर एक सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ चढ़ रहा है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है और वो कंपैशनेट लग रहा है। मास्टर ने पजल्ड होकर पूछा, कंपैशनेट? ये शियाउन क्या कर रहा है? क्या उसे डेथ विश है या कुछ और? सब ऑर्डिनेट ने मास्टर से पूछा, मास्टर, क्या हमें उसे ऊपर बुलाना चाहिए? मास्टर ने डिसमिसिवली हाथ हिलाकर सब ऑर्डिनेट को जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। अगर वो फूल माउंटेन पर चढ़ना चाहता है तो करने दो उसे। एक बार जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा हम उसे वापस नीचे भेज देंगे। ये अमेजिंग है, खासकर मिडिल ऑफ द नाइट में। ये सुनकर सब ऑर्डिनेट्स कोल्डली हंसा। दूसरी तरफ शियाउन ने अपनी असेंट जारी रखी, हर स्टेप डेलिबरेटली लेते हुए। उसने मन ही मन में आह भरी, इस परफॉर्मेंस के लिए वो मुझे कितने ऑस्कर देंगे। एक और घंटे की क्लाइंबिंग के बाद शियाउन फाइनली एस्टल पेविलियन पर पहुंच गया। पेविलियन का मास्टर और उसके आदमी पहले से उसका वेट कर रहे थे। शियाउन के अराइवल को देखकर मास्टर ने सबसे पहले उससे बात की, प्रिंस शियाउन, क्लाइंबिंग थका देने वाली होगी, है ना? शियाउन ने स्ट्रेच किया और एक डीप ब्रेथ लेकर मास्टर से कहा, मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए 2 चांसेस बचे हैं। अनफॉर्चुनेटली तुमने अभी मेरा टेस्ट फेल कर दिया और एक अपॉर्चुनिटी खो दी। मुझे उम्मीद है कि तुम नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म कर पाओगे। जो कुछ रिडेम्पशन अपॉर्चुनिटीज बची हैं उन्हें सीज करने की कोशिश करो। ये सुनकर मास्टर ने डिसमिसिवली अपने हाथ फैलाकर शियाउन से पूछा, प्रिंस शियाउन, तुम बार बार कह रहे हो कि तुम हमें माफ करना चाहते हो, पर हमारे एस्टल पेविलियन ने एग्जैक्टली क्या गलत किया? शियाउन ने गुस्सा दिखाते हुए मास्टर को जवाब दिया, एस्टल पेविलियन ने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और होली डेमन सेक्ट के साथ मिलकर मेरे फादर इन लॉ एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की लाइफ में इंटरवीन किया। तुमने उनकी फीलिंग्स को डिसीव किया और वो फ्रॉड है। मोर ओवर, तुमने मेरे 2 एल्डर अंकल्स की डेथ कॉज की और करंट एम्प्रेस को डिसीव किया। तुम्हारे एक्शंस एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग हैं। ऐसे ग्रेव ऑफेंसेस करने के लिए और अभी भी यहाँ हंसने के लिए मैं फॉरगिवनेस के लिए एक और चांस डिडक्ट कर रहा हूँ। मास्टर ने चौंकते हुए शियाउन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? हमारे प्लान के लिए सीक्रेसी मेजर्स थॉरो थे। तुम जैसे सिर्फ लुक्स पर सरवाइव करने वाले को कैसे पता चला? मास्टर बिल्कुल बेपरवाह था। उसने शियाउन का मजाक उड़ाया, ओह, मैं बहुत डरा हुआ हूँ प्रिंस शियाउन, तो बताओ हमें कैसे रिपेंट करना चाहिए? शियाउन ने अपनी डिमांड्स लिस्ट करते हुए ज़ो तेंगी से कहा,
फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि एस्टल पैविलियन के मास्टर जो तेंगी एक सेल्फ क्रिटिसिज्म लेटर लिखें और उसे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के गेट्स पर 3 दिनों तक घुटनों के बल बैठकर पढ़ें एज अ साइन ऑफ सिंसेरिटी। जो तेंगी को एस्टल पैविलियन हेडक्वार्टर्स को 3-वे प्लान अबैंडन करने के लिए भी इन्फॉर्म करना होगा। सेकेंडली, मेरे 2 एल्डर अंकल्स की डेथ के लिए जिम्मेदार कल्प्रिट्स को हैंड ओवर किया जाए और उन्हें ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के इंपीरियल सिटी के नून गेट पर पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाए। थर्ड, सदर्न वेस्टलैंड्स के यूनिक एनवायरनमेंट को देखते हुए जहां किसी को ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, मैं ग्रेशियसली एस्टल पैविलियन हेडक्वार्टर्स से कहूंगा कि वो अपनी कुछ टेरिटरी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को एज अ कंपनसेशन सीट करे। जहां तक मेरी वाइफ, फादर इन लॉ, अंकल्स और मेरे अपने इमोशनल डिस्ट्रेस के कंपनसेशन की बात है, साथ ही डेथ कंपनसेशन, लेबर कॉस्ट्स, हार्डशिप फीस और ऐसी चीजों के लिए सिर्फ 18 बिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का कंपनसेशन काफी होगा। फिर तुम्हें मुझे एस्टल पैविलियन हेडक्वार्टर्स और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम की लोकेशन बतानी होगी, साथ ही वहां तक कैसे पहुंचना है, और फिर ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में 100 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग और लेबर पर काम करना होगा। ये काफी होगा। शियोन ने एस्टल पैविलियन के लोगों के एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशंस को नोटिस भी नहीं किया। वह अभी भी सोच रहा था कि वो कितना मैग्नानिमस था। उसने ओरिजिनली 50 बिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 500 सालों के लिए लेबर रिफॉर्म्स की डिमांड करने का इरादा किया था। उसने अपनी डिमांड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी थी। उसके अडॉप्टिव फादर सही थे। उसे अपनी ओवरली मर्सीफुल टेंडेंसीज को करेक्ट करना चाहिए। जो तेंगी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड शियोन को देखकर स्पीचलेस था। उसने सोचा, क्या एम्प्रेस अंधी हो गई थी? वह इस डेल्यूजनल प्रिटी बॉय पर कैसे फॉल हो सकती है? फॉर्चुनेटली उसकी डेल्यूजनल स्टेट एक एडवांटेज हो सकती है। हम उसे कैप्चर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन किसने लीक की। फिर जो तेंगी ने शियोन से कहा, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूंगा, या तो तुम मेरे साथ विलिंगली आओ या मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा। शियोन ने कुछ इनक्रेडुलसली जवाब दिया, मैं एस्टल पैविलियन को एक चांस ऑफर करके एक्सट्रीमली जेनरस रहा हूं और फिर भी तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। थर्ड चांस आखिरी है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को चेरिश नहीं करना चाहते? इससे पहले कि जो टेंगी रिप्लाई कर पाता, उसका एस्टल पैविलियन डेप्यूटी खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाया। एस्टल पैविलियन डेप्यूटी को हंसते हुए देखकर शियोन इन्फ्यूरिएट हो गया और उस पर चिल्लाया, मैं सीरियस मैटर्स डिस्कस करने आया हूं और तुम हंसने की हिम्मत करते हो। क्लियरली तुम एक हार्टलेस किलर हो। तुम्हें बख्शा नहीं जा सकता। शियोन ने फिर अपनी फिस्ट उठाई और सीधे एस्टल पैविलियन डेप्यूटी पर एक पंच मारा। फोर्स तुरंत एक्सप्लोड हो गई, जिससे स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन टूट गई। एस्टल पैविलियन डेप्यूटी को भी उसके साथ पल्वराइज कर दिया। जो तेंगी का पहले अमेज्ड एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया जब उसने एक्सटेंडिंग स्पेशल रिफ्ट को घूरा। उसके माइंड में बस एक ही थॉट आया, लुआओ येन, डैम यू, क्या ये सच में वो नाइव और हार्मलेस प्रिटी बॉय है जिसे तुमने डिस्क्राइब किया था? कुछ मोमेंट्स बाद जो तेंगी ने खुद को कंपोज करने की कोशिश की। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। जैसे ही वो बोलने वाला था, उसने देखा कि शियोन ने अपनी पाम्स को साथ लाया, मिराक्युलसली टूटे हुए स्पेशल रिफ्ट को ठीक कर दिया। जो तेंगी ने मुश्किल से निगला, पूरी तरह से स्टन था। क्या ये इंसान भी है? इसने स्पेस को तोड़ दिया और उसे वापस ठीक कर सकता है। रिफ्ट को ठीक करने के बाद शियोन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको देखा और कहा, मैं अभी अपना टेम्पर खो बैठा था, पर मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं, ये एक सीरियस मैटर है। अब और जोक्स और स्माइल्स नहीं, इसे उतनी ग्रेविटी के साथ ट्रीट करो जितना ये डिजर्व करता है। क्या तुम सबके लिए रिपेंट करना और सही काम करना इतना मुश्किल है? जो तेंगी ने पैनिक में अपने हाथ हिलाए और शियोन से कहा, नहीं नहीं प्रिंस, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया। मैं तुम्हारी रखी हुई सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करता हूँ। हम ये इंश्योर करेंगे कि वो सैटिस्फैक्टरली पूरी हो। शियोन ने रिलीफ में आह भरते हुए जवाब दिया, दैट्स मोर लाइक इट। मैं अनरीजनेबल नहीं हूँ। जब तक तुम सिंसियरली अपनी मिस्टेक्स एडमिट करते हो, मैं तुम्हें फिर से स्टार्ट करने का चांस देने को तैयार हूँ। जो तेंगी ने जोर से सिर हिलाकर शियोन को अश्योर किया, रेस्ट अश्योर्ड प्रिंस, हम सिंसियरली अपोलोजाइज करेंगे और रिपेंट करेंगे। हालांकि शियोन अचानक हंसा और उसने जो तेंगी से कहा, 18 बिलियन के कंपनसेशन के बारे में तुम्हें 2 बिलियन और ऐड करने होंगे। जो तेंगी ने चौंक कर पूछा, प्रिंस क्यों? शियोन ने अर्नेस्टली एक्सप्लेन किया, सोचो, अभी उस पंच से मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रुप से एक हार्मफुल एलिमेंट को क्लींस करने में हेल्प की। क्या 2 बिलियन की फी रीजनेबल नहीं है? जो तेंगी इंटरनली शियोन का गला घोटना चाहता था, सोचते हुए ये कैसे सेंस बनाता है? क्या तुम खुद को सुन भी रहे हो? फिर भी उसने बाहर से तुरंत एग्री कर लिया। ये देखकर शियोन बहुत प्लीज्ड हुआ और उसने जो तेंगी से डिमांड की, मुझे
मुझे पता था रीजन और इमोशन के साथ तुम अपनी गलतियों को समझोगे, अब इसे हैंड ओवर करो। जो तेंगी थोड़ा बिल्डर दिखा और उसने शियान से पूछा, प्रिंस शियान तुम क्या बात कर रहे हो? कंपनसेशन 20 बिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। प्रिंस 20 बिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं इसे अपने साथ नहीं रखता, मुझे इसे डिलीवर करने का अरेंजमेंट करना होगा। शियान ने टाइम पर नजर डाली और जो तेंगी को निर्देश दिया, ठीक है, डॉन की फर्स्ट लाइट तक लगभग 3 घंटे बचे हैं, बहुत टाइम है। एक बार जब तुम सनराइज तक मेरी सारी कंडीशंस पूरी कर देते हो तो हम इंपीरियल सिटी में अपोलोजाइज करने जा सकते हैं। जो तेंगी ने स्टैंड होकर शियान से पूछा, प्रिंस शियान क्या तुम कह रहे हो कि मुझे डॉन से पहले 20 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स प्रेजेंट करने होंगे? शियान ने एग्री किया, हाँ, इसके अलावा तुम्हारे हेडक्वार्टर्स से अपोलोजाइज करने आने वाले और कल्प्रिट को भी सनराइज तक मेरे सामने अपीयर होना चाहिए, और एस्टल पैविलियन से जो टेरिटरी तुम सीट कर रहे हो वो भी तैयार होनी चाहिए। फिर जो तेंगी ने एक्सपेरेशन में आह भरी और पूछा, प्रिंस क्या तुम किसी प्रेसिंग मैटर की वजह से इतनी जल्दी में हो? शियान ने उसकी तरफ देखा और कहा, एग्जैक्टली, मुझे सनराइज से पहले वापस जाना है ताकि एक लविंग ब्रेकफास्ट तैयार कर सकूं। मेरी रीसेंट परफॉर्मेंस अप टू पार नहीं रही है और मुझे डर है कि मेरा अलाउंस कट हो सकता है। जो तेंगी फ्लैबरगैस्टेड था, सोचते हुए क्या ये बंदा सच में ऐसा है? क्या ये एक लैप डॉग है या कुछ और? हालांकि शियान द्वारा तय की गई 3 घंटे की डेडलाइन जू तेंगी को बहुत टाइट लगी और वो ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था। शियान ने उसे देखकर जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता 3 घंटे तैयारी के लिए मिलते तो मैं अपनी हंसी दबा रहा होता। वैसे भी कौन सी चुनौतियां ओवरकम नहीं की जा सकती? जू तेंगी लगभग रोते हुए शियान से बोला, शियान अगर मैं वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एस भी यूज करूं तो भी कई दिन लगेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ विल पावर से ओवरकम किया जा सकता है। शियान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, तुम अपनी मिसकंसेप्शंस में अड़ियल रूप से परसिस्टेंट दिखते हो। ये आखिरी चांस जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे चेरिश नहीं करना चाहते। जू तेंगी पेट्रीफाइड था और उसने शियान से कहा, शियान मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता हूं, पर अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करना और इतना अनरीजनेबल होना फेयर नहीं है। ये सुनकर शियान का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। उसने जू तेंगी से पूछा, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मैं अनफेयर हूं? क्या तुम मुझ पर अनरीजनेबल होने का आरोप लगा रहे हो? जब तुमने नेशन के फॉर्चून को लूटा और ग्रेट फ्लेम डायनास्टी की पूरी पॉपुलेशन को हार्म करने की कोशिश की, तब क्या तुमने फेयरनेस की बात की थी? जब तुमने मेरे परिवार को हार्म किया, तब क्या तुमने रीजनेबल होने की बात की थी? शियान का ऑरा एंगर में फट पड़ा जब उसने जू तेंगी को डांटना जारी रखा। वो इनोसेंट लोग जो तुम्हारी वजह से मर गए, क्या वो तुम्हारी सो कॉल्ड रीजनिंग, तुम्हारी सो कॉल्ड फेयरनेस सुन सकते थे? मुझे अभी भी इससे घिन आती है। तुम कोई पछतावा नहीं दिखाते। तुम इंसान की खाल में एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो जो दूसरों को बिना हड्डी छोड़े खा जाता है। याद रखना, ये सब तुमने खुद पर लाया है। वहां मौजूद हर कोई स्टंट था और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, शियान ने एक पाम स्ट्राइक भेजी, सीधे उनमें से कई को मार डाला। एक और डेप्यूटी पेविलियन मास्टर ने मन ही मन सोचा, डैम इट जू तेंगी, क्या तुम जीने से थक गए थे कि तुमने उसे प्रोवोक किया? जैसे ही उसने ये थॉट खत्म किया, वो भी एग्जिस्टेंस से गायब हो गया। बचे हुए इंडिविजुअल्स लोगों को मिटते हुए देखकर और एनवायरनमेंट में फैली टेरिफाइंग ऑरा को सेंस करते हुए सब पैनिक में भागने की कोशिश करने लगे, अपनी जान बचाने की उम्मीद में। हालांकि शियान हर जगह एक साथ लग रहा था। एक ही पल में वो उनमें से हर एक के सामने अपीयर हुआ, चाहे वो कहीं भी छुपे हों या किसी भी कोने से भागने की कोशिश कर रहे हों। शियान की उंगली उन्हें ढूंढ लेती, उनकी कॉन्शियसनेस की छेदते हुए। जिन पर वार हुआ उनके माथे पर एक खूनी छेद अपीयर हुआ और वे पलक झपकते ही जमीन पर गिर गए। शियान ने अपना काम खत्म किया और जू तेंगी के पास लौट आया। जू तेंगी की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और उसने शियान पर चिल्लाते हुए कहा, तो तुम किंग ऑफ हेल का रोल कर रहे हो? तुम अपने इंटीरियर मोटिव्स के साथ अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। अब तुम एक्सपोज हो जाओगे। अगर एस्ट्रल पवेलियन का एक भी डिसाइपल बच गया तो तुम्हारा असली चेहरा जरूर रिवील हो जाएगा। शियान ने बस अपना सिर हिलाया और जू तेंगी से कहा, यहाँ आने से पहले मैंने पहले ही असर्टेन कर लिया था कि एस्ट्रल पवेलियन की इस ब्रांच में 147 मेंबर्स थे। अब बस तुम बचे हो। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? जू तेंगी ने अपने दांत भींचे, सोचते हुए कि शायद अभी भी एक चांस है। शियान जी रॉयन को बहुत वैल्यू करता था, साथ ही ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों को भी। शायद अगर उसने सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया तो उम्मीद की एक किरण हो सकती है।
उसने अचानक आगे बढ़कर जू टेंगी का गला पकड़ लिया। जू टेंगी का चेहरा सफोकेशन से लाल हो गया। अपनी मौत को सामने देखकर जू टेंगी ने घबराकर शियान से भीख मांगी। रुको प्लीज, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। जब शियान आगे बढ़ा तो जू टेंगी ने डेस्परेशन में अपने खून से हवा में लिखा, मेरे पास एम्प्रेस के बारे में एक बड़ा सीक्रेट है। शियान ये देखकर रुक गया। सांस के लिए हांफते हुए जू टेंगी ने शियान को एक्सप्लेन किया, शियान, तुम्हें सिर्फ स्टोरी का एक पार्ट पता है। नेशन के फॉर्चून को लूटना सिर्फ आइसबर्ग की टिप है। हमारे एस्ट्रल पवेलियन के डी पर ज्यादा सीक्रेटिव एम्स हैं, जिनके बारे में ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और होली डीमन सेक्ट को भी पता नहीं है। शियान ने उसे थोड़ा ढीला छोड़ा और सीरियस दिखते हुए पूछा, क्या सीक्रेट एम? जू टेंगी ने गहरी सांस लेते हुए शियान से पूछा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? शियान ने अचानक मुस्कुराते हुए जू टेंगी से कहा, तुम्हें बख्श दूं? हाँ, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत से तुम्हारी गुनाहों का प्रायश्चित करवा सकता हूँ। शियान की मुस्कान ने जू टेंगी को शॉक में फ्रीज कर दिया। जू टेंगी को इतना ह्यूमिलिएटेड महसूस हुआ कि उसे अपने दांत घिसते हुए महसूस हुए। अपनी लाइफ में उसने कभी ऐसी इंडिग्निटी महसूस नहीं की थी। एक वॉरियर को मारा जा सकता है पर ह्यूमिलिएट नहीं किया जा सकता। जैसे ही जू टेंगी आत्महत्या करने के लिए अपने माथे पर थप्पड़ मारने वाला था, शियान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या हमने अभी एग्री नहीं किया था कि तुम मुझे सीक्रेट बताओगे और फिर तुम अपनी जान ले सकते हो? तुमने अभी तक सीक्रेट रिवील नहीं किया है। जू टेंगी अपने पेशेंस की लिमिट पर पहुंचकर शियान पर चिल्लाया, हमने कब एग्री किया था? शियान, मुझे ज्यादा पुश मत करो। शियान ने उसे घूरा और चौंक कर कहा, लानत है, तुमने मुझे डरा दिया और बिना किसी हेजिटेशन के उसे थप्पड़ मारा। तुम अचानक क्यों चिल्ला रहे हो? पर फिर एक तेज पॉप के साथ शियान रियलाइजेशन में फ्रीज हो गया। उसने अनइंटेंशनली जू टेंगी का सिर उड़ा दिया था। उसका सिर कहां गया? शियान ने डिसबिलीफ में एक्सक्लेम किया। पपी ने हेल्पफुली जवाब दिया, मास्टर, ऐसा लगता है कि आपने गलती से इसे एक्सप्लोड कर दिया। शियान को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई कि एम्प्रेस के बारे में सीक्रेट भी जू टेंगी के साथ ही चला गया। उसने मन ही मन सोचा, डैम इट, अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। खैर, फिलहाल मैं अपने नुकसान की भरपाई तो कर ही सकता हूँ। ये सोचते हुए वो एस्ट्रल पवेलियन की तरफ चलना जारी रखा। उसने पपी से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एस्ट्रल पवेलियन की लोकेशन ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है ना? हाँ मास्टर, पपी ने जवाब दिया। ये जमीन ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की है। ये टेक्निकली दूसरों को लीज पर दी गई है। ये सुनकर शियान ने जोर से ट्रेजरी के दरवाजे खोल दिए। सिस्टम की तरह एक ब्लू टेक्स्ट बॉक्स हवा में अपीयर हुआ जिसमें लिखा था, एस्ट्रल पवेलियन ट्रेजरी, वेल्थ और रिसोर्सेज का भंडार, जिसमें 18,72,000 गोल्ड कॉइन्स हैं। शियान ने पपी से पूछा, क्या उन्होंने अपने टैक्सेस पे किए हैं? एक और टेक्स्ट बॉक्स सामने आया। रिकॉर्ड्स के अनुसार एस्ट्रल पवेलियन ने पिछले 100 सालों से कभी भी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी को कोई टैक्स नहीं दिया है। शियान ने डिसअप्रूवल में सिर हिलाते हुए कहा, टैक्सेस पे नहीं करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे उनके बिहाफ पर इसे सीज करना होगा। बिना किसी हेजिटेशन के उसने पूरी ट्रेजरी खाली कर दी। बाद में शियान एस्ट्रल पवेलियन के अंदर एक साइड हॉल में गया और एक गर्म बाथ लिया। उसने अपने एक्वायर्ड ट्रेजर्स को एग्जामिन किया और पपी की तारीफ करते हुए कहा, तुमने अच्छा किया पपी, तुमने मेरे कलेक्टेड बुक्स और आर्टिफैक्ट्स को भी कैटेगराइज और डॉक्यूमेंट किया। मुझे ये एयरबॉर्न फ्लाइट आर्टिफैक्ट और ये एम्बलम दिखाओ। क्या ये ग्रेट फ्लेम एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है? हाँ मास्टर, पपी ने एक्सप्लेन किया। सदर्न फ्लेम डोमेन, जिस पर ग्रेट फ्लेम एम्पायर ने रूल किया था, सदर्न वाइल्डनेस में बदलने के बाद कई रेलिक्स छोड़ गया था। इनमें से ज्यादातर आइटम्स उन रेलिक्स आते हैं और इसलिए ग्रेट फ्लेम एम्पायर का एम्बलम रखते हैं। एस्ट्रल पवेलियन की लाइब्रेरी में ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के एम्बलम के बारे में कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था। शियान ने सोचा, क्या ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी और ग्रेट फ्लेम एम्पायर के बीच कोई कनेक्शन है? वो इसे समझ नहीं पाया और उसने फाइनली इसे जाने देने का डिसाइड किया। कुछ भी हो, नहाना ज्यादा रिलैक्सिंग है। मुझे अब और सोचने का मन नहीं कर रहा। ये बहुत थका देने वाला है। 1 घंटे बाद शियान उठा और बोला, देर हो रही है, मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद ग्रीन फ्लेम टाउन में कमांडर फैमिली के पुराने मेंशन में कमांडर और लिंगर दोनों को अचानक एक झटका लगा। वो वापस आ गया। जैसे ही शियान लैंड हुआ, लिंगर ने तुरंत उससे पूछा, प्रिंस, क्या आपने उन्हें माफ कर दिया?
उसके सवाल से अचंभित होकर शियान कुछ पल रुका और फिर सिर हिलाकर जवाब दिया, ये अफसोस की बात है कि उन्होंने पछतावा नहीं दिखाया। मैंने उन्हें जेनरसली 3 चांस दिए पर उन्होंने उन्हें नहीं लिया। अफसोस, ये मेरी अपनी इनएबिलिटी है, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। हालांकि मैंने ये इंश्योर किया कि वो शांति से विदा हों। लिंगर ने उसे कंसोल करते हुए कहा, प्रिंस डिसहार्टेड मत होइए, फ्यूचर में ऐसे लोग होंगे जो सच में आपके गहरे इंटेंशंस को समझेंगे। उन्हें रियलाइज होगा कि आप सिर्फ उनकी जान नहीं ले रहे थे बल्कि उन्हें उनके पापों से क्लेंस कर रहे थे, जिससे उन्हें अपनी अगली लाइफ में बेटर इंडिविजुअल्स बनने का मौका मिले। ये सुनकर शियान समझा हुआ महसूस करते हुए लिंगर के बालों को अफेक्शनेटली सहलाया और बोला, क्या बात है, कितनी सीख देने वाली बच्ची है। कमांडर, तुम्हें इस यंग वन से सीखना चाहिए। देखो वो कितनी इनलाइटेंड है। बस बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों को रिवॉर्ड देने के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। मैं तुम्हें अपनी कुलिनरी स्किल्स का टेस्ट कराऊंगा। शियान को दूर जाते हुए देखकर लिंगर ने कमांडर से कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था सिस्टर कमांडर, मुझे पता था कि एस्ट्रल पवेलियन के विकेड लोग आज सनराइज नहीं देख पाएंगे। कमांडर ने आह भरी और लिंगर से कहा, तुम सच में हर दिन प्रिंस को और बेहतर समझने लगी हो। लिंगर ने एक रिजाइंड स्माइल के साथ जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी प्रिंस काफी चाइल्ड लाइक हो जाते हैं। एम्प्रेस ने भी मेंशन किया है कि प्रिंस की पर्सनैलिटी चाइल्ड लाइक है, जैसे वो इस दुनिया में फिट नहीं होते, फिर भी वो हर चीज का सामना पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। इस बीच नेक्स्ट सीन में कमांडर के पुराने घर में यांगमिंग में जम्हाई लेते हुए सुस्त आवाज में शियान से पूछा, प्रिंस, क्या ये सच में ठीक है? शियान ने बेपरवाही से यांगमिंग को जवाब दिया, क्या ठीक नहीं है? क्या मेरी हेल्प करना मुश्किल है? यांगमिंग ने आखिरकार शियान को एक्सप्लेन किया, प्रिंस, मेरी वाइफ पैनिक कर जाएगी अगर वो जागती है और मुझे मिस्टीरियसली गायब पाती है। मेरे बस पलटने में जितना टाइम लगा उतनी देर में प्रिंस ने मुझे यहाँ हैवी लिफ्टिंग के लिए घसीट लिया। ये टेरिबल है। शियान ने मुस्कुराते हुए यांगमिंग से कहा, लिंगर बाहर है, वो तुम्हारे लिए बाद में एक्सप्लेन कर सकती है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर यांगमिंग ने शियान से कहा, मेरे लॉर्ड, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, मैंने आपका इतना विनम्र साइड कभी नहीं देखा। फिर उसने शियान से पजल्ड होकर पूछा, हम सिर्फ 6 लोग हैं, हमें इतने सारे बाउल्स और चॉपस्टिक्स की क्या जरूरत है? यांगमिंग को स्थिर खड़ा देखकर शियान ने उसे जल्दी करने के लिए कहा, जल्दी करो। यार्ड से निकलते हुए यांगमिंग ने अपनी गलती रियलाइज की और बड़बड़ाया, पर उस पर्पल हेड हॉर्न वाली औरत का क्या, और पूंछ भी, वो डरावनी और डिस्गस्टिंग लगती है। कुछ मोमेंट्स बाद शियान ने नूडल्स के लिए बुलाया। हर कोई साइलेंट था, जिससे एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया। एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस एक दूसरे को इंटेंसली घूर रहे थे। दोनों चुपचाप खुद को शांत कर रहे थे। एम्प्रेस ने सोचा, पिछली रात का ह्यूमिलिएटिंग सीन, मुझे शांत रहना होगा। वहीं डीमन एम्प्रेस ने सोचा, इस लड़की को घूरना बंद करना होगा, कहीं मैंने इसे गलती से मार दिया तो। दूसरी तरफ लिंगर यांगमिंग डीमन एम्प्रेस के ग्रुप को घूर रहे थे और उन्होंने मन ही मन सोचा, ये हॉर्न वाली औरतें जो गायों से ट्रांसफॉर्म हुई हैं, कितनी अनोइंग हैं, ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती हैं। कुछ मोमेंट्स बाद यांगमिंग ने सबसे पहले शियान से पूछा, प्रिंस, एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ? एम्प्रेस ने जवाब दिया, तुम सबको जानने से कोई नुकसान नहीं होगा। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी में कई लोग हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। हालांकि ये सुनने के बाद तुम्हें शांत रहना होगा। डीमन एम्प्रेस के 2 सबऑर्डिनेट्स ने सिर हिलाया और मन में सोचा, ये ह्यूमंस शायद ट्रूथ को हैंडल नहीं कर सकते। एम्प्रेस ने फिर धीरे धीरे नरेट करना शुरू किया, ये मामला मेरे फादर की मौत से जुड़ा है और ये एक कंडीशन भी है। जल्द ही 1/4 घंटा बीत गया। एम्प्रेस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, सिचुएशन ये है, ट्रूथ हॉरिफाइंग है, पर मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि एम्प्रेस खत्म कर पाती, यांगमिंग खुद से बड़बड़ाया, तो ऐसा है, ये प्राइम मिनिस्टर के अजीब बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। लिंगर ने अचरज में कमांडर से पूछा, मेरा सिर चकरा रहा है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है सिस्टर कमांडर? कमांडर ने सीधे सीधे लिंगर को समझाया, आसान भाषा में, हमें सुअरों की तरह पाला जा रहा है ताकि मोटे होने पर हमें काटा जा सके। लिंगर तुरंत समझ गई और ये देखकर डीमन एम्प्रेस ने तारीफ करते हुए लिंगर से कहा, रिमार्केबल, तुमने सच में मुझे इम्प्रेस किया है। ऐसी ट्रुथ का सामना करना और अभी भी अपनी कंपोजर मेंटेन करना, ये सच में इम्प्रेसिव है। इस पॉइंट पर यांगमिंग अचानक खड़ा हो गया और उसने डीमन एम्प्रेस से पूछा, लॉर्ड ऑफ द डीमन एम्प्रेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक बार जब ये इन्नेट एम्ब्रियो जेड मैच्योर हो जाता है
तो कोई टर्निंग बैक नहीं होती। डीमन एम्प्रेस ने सीरियसली यांगमिंग को एक्सप्लेन किया, जरूरी नहीं, इस स्पेशल रीजन के बैरियर की वजह से जो कोई भी एंटर करना चाहता है उसे अपनी कल्टीवेशन को 10th स्टेज तक सप्रेस करना होगा। जो लोग इन्नेट एम्ब्रियो जेड को छीनने के लिए आएंगे वे सभी इस लेवल पर हैं। ये कहते हुए डीमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस को थोड़ी प्रोवोकेटिव लुक दी और कहा, मेरी ट्रू कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी तुलना में कहीं ज्यादा है। एम्प्रेस का चेहरा लाल हो गया जब उसने हफ करते हुए डीमन एम्प्रेस को जवाब दिया, तो क्या मैं तुम्हें सूनर या लेटर सरपास कर दूंगी। डीमन एम्प्रेस हंसी, उसकी आंखें इंडल्जेंस से भरी हुई थीं और उसने एम्प्रेस से कहा, जब तुम स्टबर्न होती हो तो तुम सच में क्यूट लगती हो। एम्प्रेस का चेहरा और हॉट हो गया पर वो डीमन एम्प्रेस को डिनाई करती रही, मैं नहीं हूं, तुम बहुत अनोइंग हो। डीमन एम्प्रेस हंसी में फट पड़ी और बोली, अभी भी डिनाई कर रही हो। साइड में यांगमिंग का ग्रुप अभी भी डिस्कस कर रहा था। यांगमिंग ने अपने साथियों से कहा, अगर ऐसा है तो हम पूरी तरह से पावरलेस नहीं हैं, ये अच्छी बात है। कमांडर ने एक्सप्लेन किया, एम्प्रेस पहले से ही इंपीरियल सिटी के आरए की हेल्प से 10th स्टेज पर है। जब तक अपोनेंट इस लेवल से एक्सीड नहीं करता, मुझे विश्वास है कि एम्प्रेस इसे हैंडल कर सकती है। लिंगर ने कहा, एनीवे, हम हार नहीं सकते, असल में हमारे पास खेलने के लिए अभी भी एक आखिरी कार्ड है। एल्डस ने समझाया, तुम्हें 10th स्टेज स्ट्रॉन्ग लग सकती है पर ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन के लिए ये लेवल ऑफ स्ट्रेंथ अनकॉमन नहीं है। ये सुनकर शियाओन की ट्रू पावर जानने वाले तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। हालांकि प्रिंस अपने फूड के बोल पर फोकस करते हुए डेज्ड लग रहे थे, तीनों में से कोई भी एंग्शियस नहीं था। ये सीक्रेट वेपन कॉर्नर्ड होने पर एक्शन लेगा। इस मोमेंट पर डीमन एम्प्रेस ने सीमिंगली इजी टू बुली एम्प्रेस को देखा और अचानक उसे अपने अगेंस्ट प्रेस किया। उसके फेस पर एक ट्रायम्फेंट लुक के साथ डीमन एम्प्रेस ने उसे टीज करते हुए कहा, माय इतने छोटे होकर भी तुम काफी अटैकी हो। कम ऑन माय लिटिल डार्लिंग, कीप गोइंग, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि तुम मुझे हिट करो। पर एम्प्रेस फर्मली प्रेस्ड थी और बोल नहीं पा रही थी, बस डिसकंटेंट के साउंड्स एमिट कर रही थी। ठीक इसी मोमेंट पर डीमन एम्प्रेस ने अचानक ऊपर देखा और प्राइम मिनिस्टर, लिंगर और कमांडर के एस्टोनिश्ड फेसेस देखे। उसे लगा कि वे एस्ट्रल पवेलियन और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के मेंशन से डरे हुए हैं, तो उसने उन्हें कंफर्ट करने का डिसाइड किया। इसलिए डीमन एम्प्रेस ने एम्प्रेस को रिलीज किया और तीनों की तरफ स्माइल करते हुए मुड़ी और उनसे कहा, तुम्हें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली तुम्हें असिस्ट करूंगी। ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन से डील करना इजी है। उसने फिर एम्प्रेस की तरफ देखा और पूछा, बेबी, तो क्या हम अभी भी ऑन हैं? स्पीकिंग ऑफ विच, तुमने पहले मुझे पैलेस में रहने के लिए इनवाइट किया था, क्या वो ऑफर अभी भी स्टैंड करता है? एम्प्रेस ने एक मोमेंट के लिए पॉज लिया। उसने पहले उसे पिटी क्यों किया था? हालांकि उसकी सिंपैथी से उसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एक नया एलाई मिला, वो उससे सच में अनॉयड है। एम्प्रेस को साइलेंस देखकर डीमन एम्प्रेस ने चकल करना जारी रखा और उससे कहा, द ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस, लेजिटिमेट इंपीरियल ब्लड लाइन की डायरेक्ट डिसेंडेंट, तुम बैकआउट तो नहीं करोगी, है ना? मैंने पहले ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है और तुम्हें हेल्प करने का प्लान भी किया है। डीमन एम्प्रेस का एक्सप्रेशन देखकर एम्प्रेस ने अपने दांत भींचे, इनर क्रिटिसिज्म से भरी हुई, और उससे पूछा, तुम सच में क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मुझे अभी तक पता नहीं है? एम्प्रेस ने अपना गला साफ किया और जवाब दिया, मेरा वर्ड गोल्ड है, जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। हालांकि उसे तुरंत ये कहने का अफसोस हुआ, सोचते हुए, इतना अननोइंग, मैंने इस होली डीमन एम्प्रेस से क्यों एग्री किया? मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हो सकती। आखिरकार ये रियलिटी है, मुझे उसकी जरूरत है। डीमन एम्प्रेस बहुत कंटेंटेडली स्माइल की और एम्प्रेस से कहा, जैसा कि ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस से एक्सपेक्टेड था, तुम वही करती हो जो तुम कहती हो। हालांकि इस मोमेंट पर एम्प्रेस ने अचानक अपनी कंडीशन सामने रखी और डीमन एम्प्रेस से बोली, अभी ज्यादा प्लीज्ड मत हो, पैलेस में एंटर करना ठीक है पर रूल्स हैं। फर्स्ट, शियान सुबह तुम्हारा है पर वो दोपहर और शाम को मेरा है। जैसा कि वो कहती है, वो शियान की तरफ पॉइंट करती है जो कंफ्यूज्ड दिखता है। सेकंड, तुम्हें बस मेरे साथ बेड शेयर करने की परमिशन है, रात में शियान के पास नीक ऑफ नहीं करना है। थर्ड, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए मेरे साथ स्पर करना होगा, मेरे साथ और ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट्स नहीं। ये कहते हुए एम्प्रेस पास आती है पर डीमन एम्प्रेस ने तुरंत उसे दूर धकेल दिया और एक्सक्लेम किया, नो वे, क्या तुम इडियट हो? अगर हम हर रात साथ होंगे तो दूसरों को फायदा नहीं होगा। सेकंड कंडीशन चेंज करो, हम तीनों को साथ होना चाहिए।
डीमन एम्प्रेस को उसकी चीक पिंच करते हुए देखकर यांग मिंग ने अपना मुंह ढका, हंसी रोकने की कोशिश करते हुए। फिर उसने शियान के शोल्डर पर पैट किया और कहा, प्रिंस, तुम हमारी जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हो, लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो। बाय द वे प्रिंस, क्या तुम्हें कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए? एनॉयड शियान ने उसे दूर धकेल दिया और रिटॉर्ट किया, क्या सोच रहे हो, मुझे ऐसे देखना बंद करो। रूम में बस डीमन एम्प्रेस के 3 सबऑर्डिनेट्स को मैसिव हेडेक हो रहा था। उन्होंने मन में सोचा, माय एम्प्रेस, तुम क्या कर रही हो? हम यहाँ नेशनल फेट सीज करने आए हैं, तुमने खुद को क्यों इन्वॉल्व कर लिया? ये बियॉन्ड वर्ड्स है। अगले दिन पैलेस के एक साइड चैम्बर में शियान 2 एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस के बीच लेटा हुआ था। हर एक ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ था। ब्लैंकेट बहुत पहले ही किक अवे हो चुका था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए शियान को रियलाइज हुआ कि बेड शेयर करना, जिसकी उसे कभी उम्मीद थी, वैसा नहीं था जैसा लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। उसने सोचा कि वो अब और लेट नहीं सकता, उसकी बॉडी इसे अब और नहीं ले सकती। नेक्स्ट सेकंड में शियान ने अपनी सुपाइन पोजीशन मेंटेन की और धीरे धीरे दोनों विमेन के बीच फ्लोट अप हुआ। फिर वो सीधे डोर की तरफ बढ़ गया। एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस को उसके डिपार्चर से कुछ अनअकस्टम्ड लग रहा था। उन्होंने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, फिर एक दूसरे को एम्ब्रेस करके वापस सो गए। शियान ने कोर्टयार्ड में स्टेप आउट किया, फ्रेश एयर में सांस लेते हुए। हालांकि उसके पेट में भूख से आवाज आई। उसने मन में सोचा, अगर मैं अभी यांगमिंग के पास जाऊं तो मुझे कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में शियान यांगमिंग के घर ग्रैंड जनरल उससे पूछती हो, प्रिंस, आप दोबारा यहाँ क्यों आए हो? शियान ने अपने हाथ में बन कैजुअली शेक करते हुए जनरल से कहा, तुम भी इतने सीरियस नहीं हो। हैवी आर्मर्ड कैवलरी, तुम्हारे यूनिक टेस्ट्स हैं और फिर भी तुम अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हो। जनरल रिएक्ट करती, पर तभी बाहर से किसी ने चिल्लाकर जनरल से कहा, मैडम, एक सिचुएशन है। जनरल इंस्टेंटली कोर्टयार्ड में अपीयर होती है और लेटर लेती है। अंदर का स्टेटमेंट पढ़कर उसका चेहरा इमीडिएटली चेंज हो जाता है। जनरल ने गुस्से से कहा, दिस इज आउटरेजियस। ये एक्सक्लेमेशन सुनकर यांगमिंग ने बाहर भागते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हुआ। जनरल ने फिर यांगमिंग को एक्सप्लेन किया, एस्ट्रल पेविलियन डिस्ट्रॉय हो गया है, वहां एक लेटर भी छोड़ा गया है जिसमें लिखा है, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हेवन। सस्पेक्टेड है कि ये किंग ऑफ हेल का काम है। ये सुनकर यांगमिंग ने बस एक डिसइंटरेस्टेड ओ कहकर जनरल को जवाब दिया, सीमिंगली ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है। ये देखकर जनरल कंफ्यूज हो गई और मन में सोचा, क्या ये बंदा सच में इतना कंपोज्ड है? और लिंगर का क्या? ये फादर और डॉटर बिल्कुल सरप्राइज क्यों नहीं है? उसने सोचा, नो, अभी उनके बारे में वरी करने का टाइम नहीं है। इमीडिएटली जनरल ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको बताया, मुझे अभी पैलेस जाकर ये हर मैजेस्टी को रिपोर्ट करना होगा। मुझे नहीं पता किंग ऑफ हेल क्या कर रहा है, हर जगह इतना टर्मोइल कॉज कर रहा है। शायद इससे पहले कि वो फिनिश कर पाए, यांगमिंग ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा, मैडम, अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो आपको क्विकली पैलेस जाकर हर मैजेस्टी को रिपोर्ट करना चाहिए। यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना क्रूशियल है। अपने हस्बैंड का कंसर्न सुनकर जनरल ने उसे एक किस दी और यांगमिंग से कहा, मेरे हस्बैंड सही कहते हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद यांगमिंग अपने फोरहेड से स्वेट पहुंचता है और मन में सोचता है, आह मेरी वाइफ, किंग ऑफ हेल तुम्हारे ठीक सामने है, तुम रेकलेसली बात नहीं कर सकती। डाइनिंग टेबल पर लौटकर यांगमिंग ने इमीडिएटली शियान को एक्सप्लेन किया, प्लीज मेरी वाइफ की इग्नोरेंस को दिल पर मत लेना। शियान ने हाथ हिलाकर यांगमिंग को जवाब दिया, मैं इतना पैटी नहीं हूं कि कुछ वर्ड्स के लिए ग्रज रखूं। ये सुनकर यांगमिंग और लिंगर ने एक साथ शियान से पूछा, क्या तुम्हें खुद भी बिलीव है जो तुम कह रहे हो प्रिंस? फिर यांगमिंग ने अचानक शियान से पूछा, एस्ट्रल पेविलियन के फॉल के साथ मुझे सस्पेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर शांत नहीं बैठ पाएगा। शियान ने अनकंसर्न्ड होकर यांगमिंग को जवाब दिया, रश करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस के ज्वाइनिंग फोर्सेस के साथ 2 एम्प्रेस कंबाइंड एस्ट्रल पेविलियन और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम भी स्टैंड अ चांस नहीं करते। आफ्टर ऑल ये विमेन मेरी ब्रेड विनर्स हैं। तभी जनरल डिसप्लीज दिखते हुए वापस आती है। यांगमिंग पजल्ड होकर अपनी पत्नी से पूछा, मैडम, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? अपना सिर हिलाते हुए जनरल ने सोलेमली शियान को इन्फॉर्म किया, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने के लिए है, इसे ज्यादा हार्ड मत लेना। एक पर्पल हेयर्ड औरत ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं हर मैजेस्टी से मिलने गई थी और उन्हें किस करते हुए देखा। शियान बिल्कुल शॉक्ड रह गया। शियान को एक चिल फील हुई। तभी एक हेल्पलेस कमांडर कोर्टयार्ड में एंटर करती है। कमांडर ने जनरल को एक्सप्लेन करते हुए कहा, जनरल, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो।
चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। जनरल ने फ्राउन करते हुए अपने फॉर्मर सबऑर्डिनेट को देखा और पूछा, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ है? जब मैं वहां गई, एम्प्रेस सच में उस पर्पल हेड वुमन को एम्ब्रेस कर रही थी और वो दोनों पैशनेटली उसे किस कर रहे थे। कमांडर कुछ हेल्पलेस दिखी और मन में बोली, अच्छा है कि तुम्हें डीमन एम्प्रेस की आइडेंटिटी नहीं पता, वरना चीजें और वर्स हो जाती। शियोन ने समझते हुए पूछा, तो उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट कर दी है ना? कमांडर ने सर हिलाते हुए कहा, प्रिंस आप सही कह रहे हैं। हर मैजेस्टी और डीमन एम्प्रेस को किसी तरह की मॉर्निंग क्रैंकीनेस थी, तो उन्होंने कोर्टयार्ड में स्पैरिंग शुरू कर दी। उनकी फाइट हुई और जब वे अपनी कल्टीवेशन यूज नहीं कर रहे थे, हर मैजेस्टी डीमन एम्प्रेस के चेस्ट पर एम कर रही थी और एक मोमेंट ऑफ डेस्परेशन में डीमन एम्प्रेस ने हर मैजेस्टी का हैंड ग्रैब किया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे उनके लिप्स एक्सीडेंटली टच हो गए। हर मैजेस्टी को लगा डीमन एम्प्रेस ने ये पर्पसली किया और एंगर में किस बैक किया। डीमन एम्प्रेस को लगा हर मैजेस्टी एक स्काउंड्रल है और इरिटेटेड होकर हर मैजेस्टी के फेस को बाइट करने की कोशिश की रिटेलिएशन में। हर मैजेस्टी ने डीमन एम्प्रेस का हेड बाइट किया। तभी आप जनरल अंदर आ गईं और शायद आपके एंगल से आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। कमांडर की एक्सप्लेनेशन सुनकर जनरल कुछ एम्बैरेस्ड फील करती है। लिंगर उसके बगल में बैठी हुई हंसे बिना नहीं रह पाई। तभी यांगमिंग ने कहा, हर मैजेस्टी अचानक एक बच्चे की तरह एक्ट कर रही है, इतना रकस कॉज कर रही है। ये एक्चुअली एक अच्छी चीज हो सकती है। हालांकि वे अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते, एटलीस्ट हर मैजेस्टी को एक प्लेमेट मिल गया है। फ्रेंड्स वर्ड सुनकर शियोन अपनी चीजें अपने सिस्टम स्पेस में पैक करता है और जैसे कुछ याद करते हुए बड़बड़ाता है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, अनफॉर्चुनेटली वे सब मर गए मेरे अडॉप्टेड फादर की स्कीम्स की वजह से। ये सडन मटरिंग यांगमिंग और लिंगर की स्पाइन्स में एक शिवर भेज देती है जो उसके बगल में बैठे हैं। लिंगर ने कॉशियसली पूछा, प्रिंस आपके अडॉप्टिव फादर ने किस तरह की स्कीम्स यूज की? एक मोमेंट के साइलेंस के बाद शियोन ने धीरे से कहा, मेरे अडॉप्टेड फादर ने मुझे लोगों पर आसानी से ट्रस्ट ना करना सिखाने के लिए उन्हें मुझे मारने की कोशिश करने के लिए कोक्स किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे सच जानने में बहुत टाइम लगा। मैंने उन्हें इतने टाइम तक मिसअंडरस्टैंड किया। नो वंडर वे रोते रहे और कहते रहे कि वे सॉरी हैं। जिसे अपोलोजाइज करना चाहिए वो मैं हूँ। शियोन दूर स्काई की तरफ देखता है और हंसता है जैसे कुछ याद कर रहा हो। लिंगर ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन हम भी फ्रेंड्स हैं, है ना? जब हम यंग थे तो लेट एम्परर ने कहा था कि फ्रेंड्स के पास हमेशा छोटे सीक्रेट्स होते हैं। मैं लेट एम्परर के साथ फ्रेंड्स थी और अब मैं प्रिंस के साथ फ्रेंड्स हूँ। जनरल की आंखें डिसबिलीफ में वाइडन हो जाती हैं। उसने गुस्से से कहा, तुम चीकी गर्ल खुद से आगे बढ़ रही हो। क्या तुम मेरे इक्वल बनने की कोशिश कर रही हो? तुम यहाँ जनरेशंस मिक्स कर रही हो। लिंगर ने अपनी टंग स्टिक आउट करते हुए कहा, ये बस एक मेटाफर है, आप इतने वर्कड अप क्यों हो रही हैं? बिसाइड्स आप प्रिंस के साथ फ्रेंड्स बनने के वर्दी नहीं है। जनरल ने धमकाया, तुम लिटिल ब्रैट, मुझे तुम्हें डिसिप्लिन करने पर मजबूर मत करो। लिंगर ने श्रग करते हुए जवाब दिया, कम ऑन, आप मुझे ट्राई करके भी नहीं हरा सकते। इस बात ने जनरल को गुस्से में और पावरलेस छोड़ दिया। तभी जनरल अचानक एक लायनेस की तरह रोर करती है और टेबल पर स्लैम करती है। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम इग्नोर कर रही हो जो मैं कहती हूँ? किसने तुम्हें सिर्फ फिलिंग खाने और बन की स्किन ना खाने की परमिशन दी? अगर तुम्हें 3 दिन तक डिसिप्लिन नहीं किया गया तो रूफ टाइल्स उड़ जाएंगी। ये कहकर जनरल लिंगर को पकड़ती है और उसे स्पैंकिंग करना शुरू कर देती है। यांगमिंग जो अभी एक मोमेंट पहले गुस्से में था, कंसर्न के साथ भागकर आता है और कहता है, मेरी डियर वाइफ, तुम बहुत हार्ड मार रही हो। लेकिन उसे अपनी वाइफ से डांट पड़ती है। जनरल ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इस लड़की का बिहेवियर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसे स्पॉइल करते हो। शियोन वहां शांति से बैठा अपने सामने अनफोल्ड हो रहे इस फैमिली ड्रामा को एक हल्की मुस्कान के साथ देखता रहा। उसने आखिरकार कहा, ये वंडरफुल है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी कुकिंग स्किल्स एक्चुअली यांगमिंग से इंफीरियर नहीं हैं, फिर भी मैं उसकी डिशेस खाना प्रेफर करता हूँ। कमांडर ने शियोन पर स्माइल करते हुए पूछा, क्या ये उसी रीजन से है जिसके लिए आप हर मैजेस्टी और दूसरों के लिए नूडल्स बनाते हैं? शियोन ने जवाब दिया, कमांडर सही कह रही है। शियोन खड़ा होता है, खुद को अपने नीज पर प्रॉप करते हुए और दूर उस 3 की फैमिली को देखता है। उसने आगे कहा, यांगमिंग जो खाना बनाता है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी है। अपनी फैमिली के लिए लव और इंटेंट के साथ कुक की गई डिशेस बेशक इररेसिस्टिबली डिलीशियस होती हैं,
चलो पैलेस वापस चलते हैं। मुझे सस्पेक्ट है कि हमारी एम्प्रेस और डीमन एम्प्रेस अब तक भूखे होंगे। ये कहकर शियोन कैजुअली एस्टेट के एग्जिट की तरफ वॉक करता है, अपने हाथ पीठ पीछे रखे हुए। कमांडर साइलेंटली नॉट करती है, शियाओन की रिट्रीटिंग फिगर पर कुछ पिटिफुल लुक डालते हुए। इस मोमेंट पर एम्प्रेस ने गुस्से में अपने हाथ के साइड से डीमन एम्प्रेस के हेड पर चॉप करते हुए पूछा, क्या तुम इडियट हो? तुम डीमन एम्प्रेस कैसे बन गई? डीमन एम्प्रेस अपना हेड क्लच करते हुए इनडिफरेंटली मम्बल्स करती है, फाइट माई वे अप। एम्प्रेस एग्जैस्परेशन में साइज करती है और कहती है, ये वंडर है कि प्राइमोर्डियल डीमन किंगडम तुम्हारी फैमिली से बर्बाद नहीं हुआ। एम्प्रेस फिर बुक में कंटेंट की तरफ पॉइंट करती है और समझाती है, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। हालांकि ये वाइज टीचिंग सुनकर डीमन एम्प्रेस इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाती है। एम्प्रेस ने कहा, नॉट कॉडलिंग। एम्प्रेस फिर से डीमन एम्प्रेस के हेड पर चॉप करती है और कहती है, पे अटेंशन। डीमन एम्प्रेस अपना हेड क्लच करते हुए मोन्स करती है, मैं सच में पे अटेंशन कर रही हूँ। एम्प्रेस प्राइमोर्डियल डीमन किंगडम की इंफॉर्मेशन के थ्रू जाना कंटिन्यू करती है। एम्प्रेस कहती है, बहुत सी चीजें जनरलाइज नहीं की जा सकती, तुम्हें समझना होगा। फिर भी डीमन एम्प्रेस इंटेंटली एम्प्रेस के फेस को घूर रही है। डीमन एम्प्रेस पूछ रही है, ये इतनी अमेजिंग कैसे है? उसकी गेज नोटिस करके एम्प्रेस डम्फाउंडेड है। एम्प्रेस ने सोचा, इसका माइंड सिर्फ शियाओन और फाइटिंग से भरा है, इसे गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी ये एम्प्रेस है। पर फिर वही बात, डीमन एम्प्रेस की चेस्ट इतनी बिग है कि उसने अपना ब्रेन उसके लिए ट्रेड कर लिया होगा। बाद में एम्प्रेस की हेल्प से डीमन एम्प्रेस अपने अवतार को यूज करके प्राइमोर्डियल डीमन किंगडम में बहुत सारे ऑर्डर्स इशू करती है। ऑफिशियल्स ओवरजॉयड हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। फाइनली हमारी डीमन एम्प्रेस अपना ब्रेन यूज करने को रेडी हो गई है। डीमन एम्प्रेस ने बात बात पर लोगों को कट डाउन करना बंद कर दिया, पर डीमन एम्प्रेस का अवतार कंफ्यूज्ड लगता है। डीमन एम्प्रेस के अवतार ने पूछा, हम उन्हें कट डाउन क्यों नहीं कर सकते? ये कितना हेक्टिक है, मैं बाद में नहीं कर सकती क्या? सोचना क्यों है? दूसरी तरफ डीमन एम्प्रेस का एम्प्रेस मिनी क्लासरूम सेशन टेम्पररी एंड पर आता है। डीमन एम्प्रेस डेस्क पर डिजी होकर लेटी हुई है। डीमन एम्प्रेस ने पूछा, एम्प्रेस होना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मेरे पुराने सब्जेक्ट्स ने मुझसे ऐसे कभी कंसल्ट नहीं किया। पास की रिक्लाइनिंग चेयर से शियाओन सडनली बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि तुम उन्हें कट डाउन कर दोगी। एम्प्रेस होना हार्ड और टेक्निकल वर्क है, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। जैसे ही शियाओन अपनी बात खत्म करता है, एम्प्रेस डीमन एम्प्रेस के सामने मेमोरेंडा का एक बड़ा पाइल रख देती है। एम्प्रेस ने कहा, ये सब तुम्हारे पर्सनल गार्ड्स की समरीज हैं, प्राइमोर्डियल डीमन किंगडम के स्टेट ऑफ अफेयर्स के रिगार्डिंग। इन्हें केयरफुली रिव्यू करना, मैं बाद में चेक करूंगी। अपनी जनता के लिए अपना बेस्ट देना। एम्प्रेस के फेस पर फ्रस्ट्रेशन और होपफुल एक्सपेक्टेशन का मिक्सचर दिखता है, जैसे एम्प्रेस चाहती हो कि डीमन एम्प्रेस एक्सेल करे। डीमन एम्प्रेस हेल्पलेसली अपने डीमन ट्रियो को देखती है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड हेल्प। उसका डीमन ट्रियो उसे हेल्पलेसली देखता है, फिर आह भरता है और डीमन एम्प्रेस को कंफर्ट करता है। डीमन ट्रियो ने कहा, माय लेडी, ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस की बात में दम तो है। एम्प्रेस तुम्हें पेशेंस से सिखा सकती हैं, तुम्हें इसे चेरिश करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और भागना बंद करना चाहिए। शियाओन साइड में एक ड्रिंक उठाता है और एक बड़ा सिप लेता है। शियाओन ने कहा, एग्जैक्टली, अगर तुमने कंट्री को अच्छे से गवर्न नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली फॉर्चून इवेंचुअली खत्म हो जाएगी। ये सुनकर डीमन एम्प्रेस अपना फिस्ट टेबल पर मारती है। डीमन एम्प्रेस ने चिल्लाकर कहा, हम फैमिली फॉर्चून को खत्म नहीं होने दे सकते, नहीं तो हम शियाओन को कैसे सपोर्ट करेंगे? इस मोमेंट पर शियाओन लाउंज चेयर पर लेटा हुआ ड्रिंक सिप कर रहा है। एम्प्रेस ने सोचा, ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है? डीमन एम्प्रेस ने सोचा, वो पीते हुए कितना क्यूट लगता है। एक मोमेंट के बाद डीमन एम्प्रेस फिर से एम्प्रेस को देखती है, जो पेटिशंस रिव्यू करने में फोकस्ड थी। डीमन एम्प्रेस ने सोचा, ये पर्सन सच में अमेजिंग है, वो इतनी सारी पेटिशंस को बिना डिजी हुए कैसे रिव्यू कर लेती है। इसी बीच पैलेस के बाहर विंड्स और क्लाउड्स चेंज हो रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। इस मोमेंट पर प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के अंदर एक ब्लैक पर्सन प्राइम मिनिस्टर को बताता है, ईस्टर्न फ्लेम किंगडम ने रिस्पॉन्ड किया है, एम्परर तुम्हारे प्लान से अग्री करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो तुम मर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर इनडिफरेंटली देखता है और कहता है, मेरा फेस टच करो। ब्लैक पर्सन हेजिटेट करता है और एक मोमेंट के लिए सोचता है और फिर कहता है, क्या तुम पागल हो? पर प्राइम मिनिस्टर का सीरियस फेस देखकर ब्लैक पर्सन साइड से आगे बढ़ता है और एक फिंगर बढ़ाता है। जैसे ही वो लू और यिन को टच करने वाला होता है, प्राइम मिनिस्टर सडनली शैडो में बदल जाता है और डार्क पर्सन के सामने से डिसअपियर हो जाता है। ब्लैक पर्सन तब समझता है, मुझे पता होना चाहिए था, क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारी एडवांस डॉजिंग टेक्निक रिमार्केबल है। हमारी जनरेशन में तुम इसी वजह से डोमिनेंट थे। प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ वेव करता है और कहता है, एक हीरो पास्ट की ब्रेवरी के बारे में बात नहीं करता,
तेंगी मुझसे इतने सालों से ऊपर रहा है। ये सुनकर ब्लैक पर्सन हंसता है और कहता है, पर उसके पास तो अब हेड भी नहीं है। एस्ट्रल पवेलियन की ब्रांच डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी खो दी। एम्परर तुम्हारे प्लान से अग्री करते हैं और कसम खाई है कि वो लू फैमिली का ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर को इंपीरियल एडिक्ट मिलता है और वो एक लंबी राहत की सांस लेता है और कहता है, गुड, ग्रीन फ्लेम माउंटेन पर जो लोग मरे थे उनकी पोजीशंस को तुरंत ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के नए लोग भरेंगे। आज से इस एरिया में हाईएस्ट कमांड तुम्हें दी जाएगी। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ऑल फॉर ईस्टर्न फ्लेम। ब्लैक पर्सन थोड़ा एक्साइटेड लगता है और दोहराता है, ऑल फॉर ईस्टर्न फ्लेम। अगले ही सेकंड ब्लैक पर्सन सडनली रोने लगता है। बिग ब्रदर। प्राइम मिनिस्टर हैरान रह जाता है। एक मोमेंट के लिए अपने ही कानों पर डाउट करता है। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर सॉफ्टली कहता है, मुझे ये सुनकर कई साल हो गए, जाओ। ब्लैक पर्सन नोट करता है और जल्दी से चला जाता है। प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी डेस्क पर बैठता है और एक लेटर लिखना शुरू करता है। प्रिंस शियान, या मैं तुम्हें किंग ऑफ हेल कहूं। हालांकि ये सिर्फ एक गेस है, मुझे लगता है कि ये बहुत लाइकली है। किंग ऑफ हेल, रैशली एक्ट मत करना। मुझे मारने आने की जल्दी मत करना, नहीं तो इंपीरियल सिटी की लगभग 70% पॉपुलेशन मेरे साथ दफन हो जाएगी। लेटर पढ़ने के बाद कृपया इंपीरियल सिटी के ईस्ट में नंबर 1 स्काई पर आना। एम्प्रेस एंड प्रिंसेस लवफील्ड एंड इमोशनल सनशाइन वेलफेयर इंस्टीट्यूट में मिलने। वैसे मुझे ये मेंशन करने दो कि इसका नाम ऐसे रखना थोड़ा ऑफ है। शियान हैवी फेस के साथ लेटर को देखता है। उसके बगल में कमांडर खुद को पूछने से रोक नहीं पाती, प्रिंस क्या हुआ? शियान नोट करता है, ये बहुत सीरियस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ट्रिकी। कमांडर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शियान अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, ये समझना सच में डिफिकल्ट लगता है। देखो, क्या एम्प्रेस एंड प्रिंसेस लवफील्ड एंड इमोशनल सनशाइन वेलफेयर इंस्टीट्यूट नाम सच में इतना प्रॉब्लमैटिक है? इसे अभी चेंज करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, सच में बहुत ट्रिकी। ये सुनकर कमांडर पूरी तरह स्टन रह जाती है और शियान कहता है, तो तुम्हें इस बात की चिंता है? पर कमांडर फिर भी शियान को कंफर्ट करती है, ओवरथिंक मत करो प्रिंस, नाम काफी अच्छा है। शियान नोट करता है और कहता है, दैट्स गुड। फिर ये सिर्फ डीमन एम्प्रेस का पर्सनल टेस्ट इशू है। वैसे वेलफेयर इंस्टीट्यूट जिसे डीमन एम्प्रेस ने रिसेंटली फंड किया है वो कंप्लीट होने वाला है। होल हार्टेड प्रिंस एंड लविंग लेडी लूज सिंसियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ ब्यूटीफुल एंड हैप्पी वेलफेयर इंस्टीट्यूट। नाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडर तुरंत एक बड़ा थम्स अप देती है। प्रिंस ने जो नाम सोचा है वो एक्सीलेंट है, बहुत थीमेटिक है और ये पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट करता है जो आपने हमें सिखाई है। शियान भी बहुत एक्साइटेड था। कमांडर का टेस्ट अच्छा है, प्राइम मिनिस्टर का टेस्ट टेरेबल है। ये कहते हुए शियान धीरे से खड़ा होता है। ऑल राइट, अब मेरा प्राइम मिनिस्टर से बात करने का टाइम हो गया है। कमांडर पजल्ड थी। प्रिंस, प्राइम मिनिस्टर आपसे क्या चाहता है? शियान अपना हाथ वेव करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं मरूंगा नहीं। हालांकि कमांडर सडनली वरीड हो जाती है। प्रिंस, क्या एम्बुश हो सकता है? अगले ही सेकंड कमांडर को वो टाइम याद आता है जब उसने टॉक्सिक स्वैम को फेशियल मास्क के तौर पर यूज किया था। सेकंड थॉट, नेवर माइंड। प्रिंस की स्ट्रेंथ के साथ प्रिंस प्राइम मिनिस्टर के लीड किए हुए लोगों के ग्रुप को एम्बुश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का थ्रेटनिंग लेटर पढ़ने के बाद शियान वेलफेयर इंस्टीट्यूट की तरफ जल्दी बढ़ता है। वहां पर बच्चे शियान की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाते हैं, प्रिंस ब्रदर। और शियान उन बच्चों से कहता है, मुझे ऐसे मत पकड़ो, तुम गिर जाओगे। एक छोटी लड़की जिसका एक आर्म मिसिंग था उसे ऊपर देखती है। शियान को अपना फादर बनाना चाहती है। वाह, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फादर बनूं। ड्रीम ऑन। ये प्रिंस तुम्हें कैसे पाल सकता है? वो छोटी लड़की को उठाता है। मैं हमेशा तुम्हारा बिग ब्रदर रहूंगा, ये क्लियर कर लो। फिर शियान उस लड़की को उठा लेता है। छोटी लड़की अपने एक हाथ से शियान की नेक को टाइटली हक करती है। पता चलता है कि वो एक बार दूसरों द्वारा कंट्रोल की जाने वाली एक बैगर थी। अगर बैगर के बॉस को प्रिंस ने कैप्चर नहीं किया होता तो वो अभी भी ठंडी हवा में स्ट्रीट पर घुटने टेक कर मुश्किल से भीख मांग रही होती। अब उसके पास नए कपड़े हैं पहनने को, पढ़ लिख सकती है और टीचर से कल्टीवेशन भी सीख सकती है। शियान के सामने बच्चों के ग्रुप को देखकर उसका पहले का ग्लूमी मूड बहुत इंप्रूव हो गया। धक्का मत दो, गिरने का ध्यान रखना, आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं। किस छोटे रास्कल ने फिर से मेरा बट टच किया? शियान गुस्से का नाटक करता है जिससे बच्चों का झुंड हंसने लगता है। तो बच्चों से घिरा हुआ SETN वेलफेयर इंस्टीट्यूट में एंटर करता है। रास्ते में यार्ड में बुजुर्ग लोग ग्रेट फ्लेम प्रिंस को बच्चों द्वारा एस्कॉर्ट होते हुए काइंडली देखते हैं और कहते हैं,
लॉर्ड प्रिंस को थैंक्स, उन्होंने हमारे हाउसिंग के लिए पे किया और इन बच्चों को सीखने देते हैं और हम बड़े भी अपनी स्किल्स का यूज करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस समय वेलफेयर इंस्टीट्यूट के अंदर ग्रेट फ्लेम का प्राइम मिनिस्टर चाय बना रहा था और कहता है, सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीटी का टाइटल प्रिंस शियॉन को बहुत सूट करता है। आप लोगों द्वारा डीपली लव्ड हैं और इन बच्चों द्वारा खास तौर पर अडोर्ड हैं। चाय डालते हुए प्राइम मिनिस्टर शियॉन को देखता है। शियॉन किड्स के साथ खड़ा था और शियॉन को चुप देखकर प्राइम मिनिस्टर सीधे अपनी रोब खींचता है, उसके हार्ट के ऊपर का एरिया एक्सपोज करते हुए। कहता है, प्रिंस शियॉन, अब हम बैठकर चाय पर बात कर सकते हैं। अगर मुझे एक भी माइनर इंजरी हुई तो ये ट्रैप वॉइड टर्बुलेंस रून फॉर्मेशन डेटोनेट हो जाएगा। मैं दूसरों के लिए नहीं कह सकता, पर ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट तुरंत कोलैप्स हो जाएगा और ये पिटिएबल बच्चे, वो पिटिएबल लोग, वो सब मर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स खत्म होते ही वो जेट कप को जेंटली टेबल के पार रखता है। प्लीज लॉर्ड प्रिंस। शियॉन ये देखकर अपनी बाहों में छोटी लड़की को नीचे रखता है और सबको पीछे हटने को कहता है। ये अडल्ट बिजनेस है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये कहने के बाद शियॉन सीधे प्राइम मिनिस्टर के ऑपोजिट साइड चलता है और बैठ जाता है और पॉट में रखी सारी चाय एक साथ पी जाता है। अब जब हम फ्री हो गए तो बिजनेस की बात करते हैं। इससे प्राइम मिनिस्टर के मुंह का कोना थोड़ा ट्विच करता है। डैम इट, ये शियॉन अभी भी इतना अनोइंग है। शियॉन अपने हाथ फ्लेक्स करता है और प्राइम मिनिस्टर को देखता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं? ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर अपने दिल की तरफ इशारा करता है और एक्सप्लेन करता है, ट्रैप वॉइड टर्बुलेंस रून फॉर्मेशन एक किलर वेपन है जो फॉर्मेशन और रून दोनों को कंबाइन करता है। मेन रून मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। 8 सब रून्स इंपीरियल सिटी के आसपास 8 डायरेक्शंस में रखे गए हैं। अगर मैं मर गया तो सब रून्स एक्सप्लोड होंगे, जिससे स्पेशल कोलैप्स और टेम्पोरल टर्बुलेंस होगा। इंपीरियल सिटी के 70% लोग अनडाउटेडली मर जाएंगे। जैसे ही वर्ड्स बोले गए, वेलफेयर इंस्टीट्यूट के ऊपर स्काई में सडनली एक रून अपीयर होता है। तुरंत बाद इस एरिया में स्पेस पूरी तरह सील हो जाती है। इससे शियॉन चौंक जाता है। ये क्या है? इस मोमेंट पर वे दोनों अपने सिर के ऊपर रून को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर हल्के से हंसता है और कहता है, रून फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा है। एक बार जब ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा तो तुम और मैं इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, जिसे 8 सब रून्स ने कंस्ट्रक्ट किया है। एक बार जब ट्रैपिंग फॉर्मेशन पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाएगा तो मेरी चेस्ट पर मेन रून भी एक्टिवेट हो जाएगा। उस समय फॉर्मेशन के अंदर की स्पेस टूट जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी। हम दोनों को टेम्पोरल टर्बुलेंस में खींच लेगी। बेशक तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए शायद मुझे अभी मारने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पर इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट और इंपीरियल सिटी के लोग टेरिबली सफर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बात करते हुए और एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अगर मैं मर गया तो मेरी चेस्ट पर रून डेटोनेट हो जाएगा। 70% पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, जिसमें सबसे बुरा इंपैक्ट हमारे सबसे करीब के लोगों पर होगा इस वेलफेयर इंस्टीट्यूट में। ये कहते हुए वो सडनली टेबल पर आगे झुकता है, धीरे धीरे शियॉन के करीब आता है। शियॉन, क्या तुम मुझे मारोगे? शियॉन वेलफेयर इंस्टीट्यूट में बच्चों को देखने के लिए अपना सिर घुमाता है और तुरंत अपना मन बना लेता है। सीरियस फेस के साथ वो जवाब देता है, कम से कम अभी के लिए मैं नहीं मारूंगा। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर को एक ट्रायम्फेंट थ्रिल महसूस होता है। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर शियॉन को झुककर कहता है, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। इंपीरियल सिटी के लोगों की ओर से मैं प्रिंस को उनकी बेनेवोलेंस के लिए थैंक यू कहता हूँ। ये कहते हुए प्राइम मिनिस्टर धीरे से बैठ जाता है, अपने हाथ एक सनलिट कमांडिंग मैनर में फैलाता है, रीअश्योरिंगली कहता है, प्रिंस शियॉन रेस्ट अश्योर्ड, हमारे ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के एम्परर ने ऑलरेडी अग्री कर लिया है। एक बार ये सॉल्व हो गया तो ग्रेट फ्लेम के सभी लोग ईस्टर्न फ्लेम में चले जाएंगे और पीस और प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे। शियॉन मॉकरी के हिंट के साथ स्माइल करता है, साउंड्स इंटरेस्टिंग, और बोलता है, तो तुम सच में एक ऐसा पर्सन हो जो लोगों की केयर करता है। प्राइम मिनिस्टर इसे सीरियसली लेता है। ये सिर्फ अलग स्टैंड पॉइंट्स का मामला है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं सिर्फ ग्रेट फ्लेम के लोगों की सर्वाइवल को इंश्योर करने की कोशिश कर सकता हूँ, साथ ही ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। शियॉन एक मोमेंट के लिए सोचता है, तुम सच में रूथलेस हो। चाहे मैं एक्शन लूं या नहीं, तुम किसी भी तरह
तरह मरोगे, क्या ये वर्थ इट है? प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा फेस बनाया था जिससे लग रहा था वो ईस्टर्न फ्लेम के लोगों के लिए मरने को तैयार था। बेशक ये वर्थ इट है। ये सुनकर शियोन सडनली थोड़ा एनॉयड महसूस करता है और कहता है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, पर ये मुझे तुम्हें मारने से नहीं रोकता। तुमने वेलफेयर इंस्टीट्यूट को मुझे थ्रेटन करने के लिए ऑर्फनेज का यूज करने की हिम्मत की। अगर मुझे मूव करने से डिजास्टर होने का डर नहीं होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इतना मारता कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाती। इस मोमेंट पर शियोन सडनली एक सवाल याद आता है, बाय द वे तुमने मेरी ट्रू आइडेंटिटी कैसे डिस्कवर की? मुझे अपने ट्रैक्स अच्छे से कवर करने चाहिए थे, चाहे वो सीन क्लीन करना हो या विटनेसेस से डील करना। यहाँ तक कि अस्ट्यूट एम्प्रेस को भी नोटिस नहीं हुआ तो तुमने एक फूल ने कैसे मैनेज किया? ये सवाल सुनकर प्राइम मिनिस्टर का फेस कॉन्फिडेंस से भर जाता है। वो स्मगली हंसता है। एम्प्रेस नहीं जानती, पर लोअर रेल्म्स में एक वर्ल्ड है जिसे बॉडी कल्टीवेशन रेल्म कहते हैं। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी थिन है, रिसोर्सेस स्कार्स हैं और कल्टीवेटर्स के पास रेल्म्स नहीं होते। वे सिर्फ लाइटनिंग पर रिलाई करके अपने बॉडीज को टेम्पर कर सकते हैं, फ्लैश की सैंक्टिफिकेशन अचीव करते हैं। कीमत ये है कि वे 10वें लेवल से ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हें हर मैजेस्टी ने ऐसे ही बॉडी कल्टीवेशन रेल्म से समन किया होगा। सियोन ये सुनकर कंफ्यूज्ड था। प्राइम मिनिस्टर खुद से बात करना जारी रखता है, अब यहाँ की स्पेस वीक है और रूल्स केओटिक हैं। तुम्हारी पावर फुल्ली यूटिलाइज हो सकती है। इसी तरह तुम अक्सर लिस्टलेस होने का नाटक करते हो, लेजी एक्ट करते हो, ठीक एक सुप्रीम पावर हाउस का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए जो फिजिकली ड्रेन हो चुका है। शियोन एक मोमेंट के लिए सोचता है, तो बॉडी कल्टीवेशन रेल्म नाम की कोई चीज है? अगर मुझे नहीं पता होता कि मैं दूसरे डायमेंशनल यूनिवर्स से आया हूँ तो मैं लगभग इस नॉनसेंस पर बिलीव कर लेता। जैसे ही शियोन कहने वाला था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर उसे इंटरप्ट करता है। बॉडी कल्टीवेशन रेल्म के लोग ये जानते हुए कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसे तुरंत डिनाई करते हैं। पर प्रिंस शियोन, क्या तुम्हारे पास इतनी भी ग्रेस नहीं है? वो आह भरता है और जारी रखता है, दूसरों को तुम सिर्फ स्ट्रेंथ वाला और बिना फ्यूचर वाला एक ब्रूट लग सकते हो, पर मैं तुम्हारी बेनेवोलेंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शियोन का फेस डिसबिलीफ से भरा था। ऑल राइट, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मान लेते हैं कि मैं एक फ्यूचरलेस वेस्ट हूँ, ओके? जब शियोन पजल्ड था, प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे रीजन एक्सप्लेन करता है। जब से हर मैजेस्टी एम्प्रेस ने तुम्हें समन किया, किंग ऑफ हेल अपीयर हुआ। साथ ही ब्लड क्लाउड टावर डिस्ट्रॉय होने के बाद लिंगर तुम्हारे सामने एक ओबीडियंट लिटिल मिस की तरह एक्ट कर रही है। इससे मुझे सस्पेक्ट हुआ। बाद में कमांडर तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट दिखाने लगी, जिससे मेरा सस्पेशन और गहरा हुआ। फिर उस एंशिएंट बुक के बैकलैश का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, शायद तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी की वजह से। जब यांगमिंग को अबडक्ट किया गया पर बाद में किंग ऑफ हेल ने रेस्क्यू किया, तो किंग ऑफ हेल ऐसा क्यों करेगा? क्या होगा अगर यांगमिंग किंग ऑफ हेल का शेफ हो? क्या ये सेंस नहीं बनाएगा? इंपीरियल सिटी में हर कोई तुम्हारी यांगमिंग के साथ रिलेशनशिप के बारे में जानता है। जिसने मेरे बिलीफ को कंफर्म किया कि तुम किंग ऑफ हेल हो, वो तब था जब तुमने स्ट्रीट पर मेरा फेस पिंच किया और मैं तुम्हें डॉज नहीं कर सका, इसलिए तुम ही किंग ऑफ हेल होगे। ये एक्साइटेडली कहने के बाद प्राइम मिनिस्टर देखता है कि आसपास का ट्रैप वाइट टर्बुलेंस फॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट हो गया, उन दोनों को सील करते हुए। प्राइम मिनिस्टर शियोन को देखता है और कहता है, शियोन, किंग ऑफ हेल, हालांकि बॉडी कल्टिवेशन का कोई फ्यूचर नहीं है और ये इस जगह में एक डेड एंड है, तुम 10वें लेवल पर इनविंसिबल, टेरिफाइंग हो। ईस्टर्न फ्लेम किंगडम हार नहीं सकता। मैं जो सबसे बड़ी रिस्पेक्ट ऑफर कर सकता हूँ वो है तुम्हें अपनी लाइफ के साथ खींच ले जाना। प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है, उसके आसपास रून्स गोल्डन लाइट के साथ फ्लिकर कर रहे थे। प्रिंस शियोन, कृपया मुझे मारने के बारे में मत सोचना। इससे पहले कि हम स्पेशल टर्बुलेंस में एंटर करें, तुम्हारे अटैक्स रून्स को ट्रिगर करेंगे। पास के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए उसने जोड़ा, उन बच्चों की खातिर कृपया रैशली एक्ट करने से बचें। शियोन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंटरनली पप्पी से पूछा, क्या आउटकम है? पप्पी ने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए। ऑर्फनेज को अफेक्ट करने का रिस्क 12% है। अभी सबसे अच्छा चॉइस है होल्ड ऑफ करना। भले ही हम स्पेशल टर्बुलेंस में ट्रैप हो जाएं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हारी प्रेजेंस स्पेस को स्टेबलाइज कर सकती है, डैमेज को मिनिमम तक कम कर सकती है। शियोन का दिमाग घूमता है, तो क्या मैं सीधे स्पेस को फाड़कर उसे स्पेशल रिफ्ट में फेंक सकता हूँ? वो वर्क नहीं करेगा मास्टर। ऐसा करने से रून्स ट्रिगर होंगे और आसपास को अफेक्ट करेंगे। शियोन थोड़ा पजल्ड था, ऐसा क्यों है? क्या ये थोड़ा एक्सेसिव नहीं है?
पप्पी रिस्पॉन्ड करने से पहले पॉज करता है। ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत वीक है, वो तुम्हारे स्पेस फाड़ने के इम्पैक्ट को झेल नहीं सकता। शियोन तुरंत गुस्सा हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर को कोसने लगता है, तुम ट्रैश किसी काम के नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर पजल्ड था और कहता है, तुम सडनली मुझे यूजलेस क्यों कह रहा है, क्या रीजन है? तभी शियोन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और शियोन सोच रहा था कि उसे प्राइम मिनिस्टर को हर्ट नहीं होने देना चाहिए, पर सिचुएशन ने एक और टर्न ले लिया। पता चलता है कि उसके बेटे ने अभी अभी एक तलवार निकाली थी, प्राइम मिनिस्टर को बैकस्टैब करने की कोशिश कर रहा था, पर अगले ही मोमेंट मैं रून्स पर खून बिखर गया और लियू शेरमैन की आंखें बड़ी हो गईं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खाली हाथों से उसका पेट छेद दिया था, सॉफ्टली हंसते हुए, आह मेरे बेटे, तुम अभी भी बहुत यंग हो। शेरमैन के हाथ में चाकू जमीन पर गिरता है। जैसे वो धीरे धीरे गिरता है, उसके पेट से खून लगभग रून्स की तरफ जाने लगता है, उन्मादी रूप से रून्स की तरफ कन्वर्ज हो रहा था। तभी प्राइम मिनिस्टर ने स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया, ट्रैप वाइट टर्बुलेंस रूम फॉर्मेशन को ब्लड सैक्रिफाइस चाहिए। जिस मोमेंट तुमने अपने फादर के खिलाफ कॉन्स्पायर करने का फैसला किया, तुम परफेक्ट कैंडिडेट बन गए। इसी बीच शेरमैन के खून को अब्सॉर्ब करने के बाद अजीब रून्स एक बिजार रेड ग्लो एमिट करने लगे, जैसे वो सब कुछ निकलने वाले हों। पहले से ही इरप्शन के कगार पर पास के बच्चे डरे नहीं थे, बल्कि वे शियोन के बारे में एक्सट्रीमली वरिड थे। वे चिल्लाए, ब्रदर शियोन, और उसकी तरफ भागे। शियोन प्राइम मिनिस्टर के अपने बेटे को मारने के एक्ट के शौक से वापस आता है और बच्चों को करीब आते देखकर शियोन जल्दी से चिल्लाता है, और करीब मत आओ, क्या तुम सब सुन नहीं रहे हो? बच्चे तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपना सिर हिलाता है और मॉकिंगली कहता है, कितना हार्ट टचिंग है ये प्रिंस। तभी कमांडर जल्दी से आती है और करीब आने की कोशिश करती है, पर शियोन के उठे हुए हाथ को देखकर रुक जाती है और शियोन कमांडर से कहता है, और करीब मत आओ, उन बच्चों पर नजर रखने में मेरी हेल्प करो। ये सुनकर कमांडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक शील्ड में फोकस करती है, उन बच्चों को ब्लॉक करती है जो अभी भी चार्ज करना चाहते थे। ये देखकर शियोन फाइनली प्राइम मिनिस्टर को देखता है और कहता है, तुम सच में रूथलेस हो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सेल्फ अश्योर्ड दिखता है। एस्ट्रल पवेलियन अपनी ट्रू इंटेंशंस छुपा रहा है और उसका बैकहैंड अननोन है। और कुछ सोचने के बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है, होली डीमन सेक्ट के पास प्राइमोर्डियल डीमन किंगडम का सपोर्ट है, उनके मुकाबले मेरे ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के पास सबसे कम मींस हैं। बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर सडनली सीरियस हो जाता है। इस जनरेशन का ईस्टर्न फ्लेम किंगडम का एम्परर मिलिटराइजेशन पर तुला हुआ है, नेशनल फेट डिक्लाइन हो रहा है, लोग सफर कर रहे हैं। हमें ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के लिए नेशनल फेट की अर्जेंट जरूरत है। ईस्टर्न फ्लेम के लोगों के लिए ये एक नेसेसरी सैक्रिफाइस है। ये कहते हुए प्राइम मिनिस्टर अंदर ही अंदर सोचता है, आखिर अगर पॉसिबल हो तो कौन जानबूझकर मौत चाहेगा। पर उसने जल्दी से ईस्टर्न फ्लेम के लिए अपना रिजॉल्व रीअफर्म किया, मेरी लाइफ तो बस एक ट्रिवियल सैक्रिफाइस है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की आवाज धीमी हुई, आसपास अनगिनत ब्लडी थंडर से भरने लगा। पूरी स्पेस ऐसी लग रही थी जैसे वो कोलैप्स हो रही हो। सील की हुई स्पेस के ऊपर जहां वे दोनों खड़े थे, स्पेस की एक जबरदस्त फोर्स एक टॉर्नेडो की तरह आसमान और जमीन का रंग बदल रही थी और हवाएं तेजी से चल रही थीं। प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ फैलाता है और शियोन को बताता है, जब स्पेस स्पेशल टर्बुलेंस में कोलैप्स होगी तो रून्स वहां डेटोनेट होंगे, कोई सिविलियन अफेक्ट नहीं होगा। किंग ऑफ हेल, सी, मैं तुम्हारी करेज को एडमायर करता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम अभी मुझे सच में मारना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि हम टर्बुलेंस में फंसे, तुम कुछ नहीं कर सकते। शियोन उसे शांति से देखता है, पर ऑर्फनेज के बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि विलन ब्रदर शियोन को रिलीज करे। कमांडर प्लीज ब्रदर शियोन को सेव कर लो। ये देखकर शियोन बच्चों पर सख्ती से चिल्लाता है, रोना बंद करो, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें बताया था? आज से तुम सिर्फ खुद पर रिलाई कर सकते हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना सीखना होगा। ये सुनकर बच्चों ने अपने होंठ काटे और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। हम अच्छे बच्चे हैं, हम ब्रदर शियोन की बात सुनते हैं। उनके अडोरेबल फेसेस देखकर शियोन फाइनली बोला, तुम्हारा ब्रदर शियोन बहुत स्ट्रांग है, मेरी चिंता मत करो। मुझे अभी के लिए इस बड़े विलन के साथ थोड़ा घूमना पड़ेगा। उन दिनों में जब मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, अच्छे से पढ़ना, टाइम पर खाना, गर्म कपड़े पहनना और जिन डॉग्स को तुमने अडॉप्ट किया है उनका अच्छे से ध्यान रखना, समझे? ब्लू और व्हाइट कपड़े पहने बच्चों ने अपने हाथ उठाए और रिस्पॉन्ड किया, हम समझते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शियोन जानबूझकर अपना हाथ अपने कान पर रखता है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो। बच्चों के फेस पर ब्लश आ जाता है और वे चिल्लाए, हम समझते हैं। शियोन दिल खोलकर हंसता है, तो ये डील है, मेरे लौटने का वेट करना।
शियोन की हंसी के साथ स्पेस सडनली कोलैप्स हो गई और डिस्ट्रॉय हो गई। प्राइम मिनिस्टर और सील की हुई स्पेस के अंदर सब कुछ तुरंत एक ब्लैक डॉट में बदल गया और वहीं गायब हो गया। कमांडर उसके सामने स्पेस को इंटेंटली देखती है। उसके बगल में छोटी लड़की हेजिटेंटली पूछती है, आंटी क्या ब्रदर शियोन वापस आएंगे? कमांडर सॉफ्टली घूमती है और छोटी लड़की का सिर रगड़ती है, चिंता मत करो, प्रिंस डेफिनेटली वापस आएंगे, वो तुम्हें इन अडोरेबल बच्चों को छोड़ नहीं सकते। ये कहते हुए उसने लड़की की नाक भी चुलबुले अंदाज में पिंच की। फिर वो उस जगह की तरफ मुड़ती है जहां वे गायब हुए थे, अपने दिल में सोचते हुए, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती इन बच्चों और सिविलियंस को प्रिंस को ब्लैकमेल करने के लिए यूज करना था। तुम बेवकूफ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि प्रिंस कितने टेरिफाइंग हैं। ईस्टर्न फ्लेम किंगडम, हाँ तुम खत्म हो गए, स्वर्ग और पृथ्वी कोई तुम्हें अब बचा नहीं सकता। इसी बीच वॉइड रेल्म के किनारे पर केओटिक एरिया में लाइट की एक लकीर सडनली स्पेस को चीरती हुई एक मिस्टीरियस लोकेशन में गिरती हुई दिखाई देती है। कुछ मोमेंट्स बाद प्राइम मिनिस्टर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और शियोन उसकी पीठ पर बैठा था। प्राइम मिनिस्टर पजल्ड दिखता है, हम सच में मरे नहीं? शियोन आसपास देखता है, क्लियरली डिस्प्लीज था। यहाँ क्या चल रहा है? ये कितना गंदा है, यहाँ कौन कूड़ा फेंक रहा है? बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। पर फिर ये कचरे के टुकड़े इतने फेमिलियर क्यों दिख रहे हैं? सिस्टम पपी ऑकवर्डली बीच में बोलता है, मास्टर लगता है कि वो सारा कचरा जो आप कन्वीनियंस के लिए स्पेस फाड़ते समय फेंक देते हैं वो सब यहाँ है। शियोन एक और क्लोज लुक लेता है, क्या ये सच में वो सामान है जो मैंने फेंका है? पपी एक सिस्टम एनालिसिस शुरू करता है और कहता है, एंशिएंट डिवाइन ट्राइब स्क्रिप्चर्स के नॉलेज के बेस पर ये सदर्न वाइल्डरनेस रेल्म के लिए एक टारगेटेड सेटिंग लगती है। सदर्न वाइल्डरनेस रेल्म में होने वाला कोई भी स्पेशल टीयरिंग और ट्रैवर्सल यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेटिंग तुम्हारे फादर इन लॉ एस्टीम्ड पर्पल एम्परर से रिलेटेड हो सकती है। सियान तुरंत समझ जाता है, तो तुम कह रहे हो कि ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी एक स्पेशल रेल्म बैरियर से कवर्ड है। अंदर जाने के लिए किसी को एक स्पेशल चैनल से गुजरना होगा और अपनी कल्टीवेशन को सील करना होगा। जो लोग ज्यादा पावरफुल हैं और अंदर जाने के लिए स्पेस को चीरने की कोशिश करते हैं, उन्हें जबरन यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी मैं कचरा फेंकने के लिए स्पेस को चीरता हूं तो कचरा यहीं आ जाता है। इस मोमेंट पर प्राइम मिनिस्टर सडनली हंसने लगता है। ये सी क्लैन का होली ड्रैगन रेलिक है। होली ड्रैगन रेलिक सच में एग्जिस्ट करता है। लेजेंड है कि एंशिएंट टाइम्स में मैनकाइंड के 3 लीडर्स थे। उन्हें ह्यूमन एम्परर, ह्यूमन सॉवरेन और ह्यूमन वेनरेबल कहा जाता था। और ये सी क्लैन होली ड्रैगन लीनिएज ह्यूमन एम्परर लीनिएज के कमांड को फॉलो करता था। अनफॉर्चुनेटली वो एरा गिर गया और हम उस टाइम से मैनकाइंड की ग्लोरी नहीं देख सकते। हम इन रूइन से सिर्फ कुछ पास्ट स्प्लेंडर देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बात करते हुए थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है। ये अफसोस की बात है कि होली ड्रैगन रेलिक को ह्यूमन एम्परर के ब्लड लाइन के बिना खोला नहीं जा सकता। हम जैसे लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन ब्लड लाइन वाले यहाँ खत्म होते हैं, इन रूइंस को मेंटेन करने के लिए काम करते हुए मर जाते हैं। सडनली प्राइम मिनिस्टर शियोन को देखने के लिए मुड़ता है और कहता है, पर कम से कम मेरा प्लान एंड में सक्सेसफुल रहा। तुम्हारे बिना एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के तौर पर एग्रीमेंट नॉर्मली इंप्लीमेंट होता रह सकता है। मैंने तुम्हें सक्सेसफुली अपने साथ खींच लिया है प्रिंस शियोन। तभी रूइंस का दरवाजा सडनली खुलता है। एक आदमी जो काफी मजेस्टिक दिखता था, एक आदमी और एक औरत को बाहर लाता है और चिल्लाता है, ये होली ड्रैगन रेलिक है, यहाँ कौन बकवास करने की हिम्मत कर रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज पर लोगों को देखा तो उसका फेस ड्रामेटिकली चेंज हो गया। बाय किंगलियन, ये सच में तुम हो? और ले यांग और ब्लैक सोल हॉल से ले छानोआ, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाय किंगलियन अपना मुंह ढकता है और हंसता है, प्राइम मिनिस्टर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। वो और कुछ कहना चाहता था पर ली यांग ने उसे इंटरप्ट कर दिया। क्या चल रहा है? तुमने मुझे क्यों इंटरप्ट किया? किंग लियान उन दोनों को डांटने के लिए मुड़ता है पर पता है कि उनके फेस पीले थे, कांप रहे थे क्योंकि वे एक खास डायरेक्शन में देख रहे थे। बाय किंग लियान उनकी नजर का पीछा करता है। शियान एक्साइटेडली उसे वेव करता है और वार्मली ग्रीट करता है। किंग लियान इतना डर गया था कि उसका लिवर लगभग फेल हो गया, जैसे उसने कोई लाइफ लॉन्ग नाइटमेयर देखा हो। एक मोमेंट के शॉक के बाद तीनों मुड़ते हैं और भागते हैं। काश वे पहले कभी बाहर ना आए होते। शियोन का फेस ठंडा हो जाता है। तुम सोचते हो कि मुझे देखने के बाद भाग सकते हो? अगले ही सेकंड शियान टेलीपोर्ट करता है, सीधे गेट के सामने अपीयर होता है। किंग लियान का रास्ता इफेक्टिवली ब्लॉक करता है। शियान अपना सिर खुजाता है, कुछ कहने वाला था जब किंग लियान और बाकी इतने डरे हुए थे कि वे
अपनी डिसओरिएंटेड स्टेट में लगभग बेहोश हो गए। तीनों ने इंस्टिंक्टिवली पीछे कदम बढ़ाया पर अपना संतुलन खो दिया और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। शियान उनके पीछे आता है और धीरे धीरे उनके सामने अपना हाथ बढ़ाता है। पे आप, तुम तीनों पर अभी भी मेरे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बकाया हैं। किंग लियान और बाकी एक दूसरे को पजल्ड होकर देखते हैं। 5 मिलियन? तुमने हमें कब पैसे दिए? शियाओन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम सच में भूल गए? तीनों ने हैरानी से सर हिलाया। जितना इनोसेंट दिख सकते थे, दिख रहे थे। शियाओन ने अपनी उंगलियां स्ट्रेच की। तुम कैसे भूल सकते हो? मुझे लगा नियर डेथ एक्सपीरियंस सरवाइव करने के बाद तुम और वाइजर हो गए होगे। चलो देखते हैं। पिछली बार तुमने यांगमिंग को किडनैप किया था। मैं उसे बचाने के लिए दूर दूर तक पहाड़ और नदियां क्रॉस करके गया। वो लेबर कॉस्ट से हैं। मैंने ओरिजिनली तुम्हें जाने देने का सोचा था और पेशेंटली तुम्हें अच्छा बनने की एडवाइस दी थी। वो लाइफ लेसन की ट्यूशन है। फिर तुम्हें स्पेस टाइम रिफ्ट में भेजने के बाद मैंने तुम्हारी ट्रेजरी ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प की। वो मूविंग कॉस्ट्स हैं। शियाओन ने अपने हाथ फैलाए तो देखा तुम्हें मुझे 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स साइड में नहीं देने। प्राइम मिनिस्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम इसे ऐसे भी बता सकते हो? क्या कोई नॉर्मल पर्सन ऐसी कैलकुलेशन कर सकता है? और बाई किंग लियन बेवकूफी में क्यों डर गया? भले ही शियाओन सेम लेवल पर इनविंसिबल हो, उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। और वो स्पेस टाइम रिफ्ट से यहाँ कैसे आए? तभी एक गुस्से भरी आवाज पूरे रैलिक में गूंज उठी। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो रैलिक के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक कन्वर्ज होकर धीरे धीरे एक होली ड्रैगन इल्यूजन बना रही थी। एक होली ड्रैगन का अपीयरेंस, उसका मैजेस्टिक ड्रैगन ऑरा हर जगह। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर अचानक इमोशनल हो गया। ये होली ड्रैगन रैलिक का होली ड्रैगन स्पिरिट है। कहते हैं कि होली ड्रैगन रैलिक में एक डॉर्मेंट होली ड्रैगन से बना होली ड्रैगन स्पिरिट है। ये सच में मौजूद है। ये ट्रिप टोटली वर्थ इट थी। इस बीच शियाओन सोच रहा था, ये चीज ड्रैगन किंग और ड्रैगन बॉल के ड्रैगन की तरह लगती है जब वो इंसान में बदल जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये ड्रैगन हेडेड ह्यूमन नहीं होगा। जहां तक बाई किंग लियन और दूसरों की बात थी, वे होली ड्रैगन के स्पिरिट को देखकर शॉक थे और इशारे कर रहे थे जैसे उसे बाहर ना आने के लिए कह रहे हों, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक वेनरेबल एल्डर एक इम्पोजिंग डिमीनर और अपने सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स के साथ अपीयर हुआ। अपनी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को रोक ना पाने पर बाई किंग लियन उसकी तरफ दौड़ा और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाई, लॉर्ड ड्रैगन स्पिरिट यहां मत आओ, भागो। प्राइम मिनिस्टर डम्बफाउंडेड था। भागो? ड्रैगन स्पिरिट जैसे इतने पावरफुल बीइंग को भागने के लिए कहना, क्या वो अपना दिमाग खो बैठा है? जैसा कि सोचा था, ड्रैगन स्पिरिट ने गुस्से से बाई किंग लियन को डांटा। तू नीच नौकर, मुझे भागने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने घुटने टेक। इसके साथ ही एल्डर ड्रैगन स्पिरिट ने अपनी ऑरा में बर्स्ट किया। ड्रैगन्स की माइट की एक वेव तुरंत बाहर निकली, एक धड़ाम के साथ। बाई किंग लियन और उसके साथी तुरंत घुटने टेक दिए, पर उनके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से लग रहे थे। इस मोमेंट पर एल्डर ड्रैगन स्पिरिट ने भी अचानक घुटने टेक दिए, बिना किसी हेजिटेशन के, प्राउडली घुटने टेकते हुए। इस मूव ने शियाओन को पूरी तरह से बिविल्डर कर दिया। हालांकि एल्डर ड्रैगन सीरियस लग रहा था, 3 पार्ट्स इनोसेंट और 3 हार्ट्स रेवरेंड वाले चेहरे के साथ। वो बस जमीन पर घुटने टेककर शियाओन को देख रहा था। शियाओन काफी देर तक ऑकवर्ड रहा। फाइनली एक लंबे मोमेंट के बाद शियाओन ने रिएक्ट किया और पूछा, एल्डर आप इतना ग्रेट रिस्पेक्ट क्यों दिखा रहे हैं? एल्डर कंफ्यूज्ड लग रहा था और सोचता है, क्या मैंने अपनी सोल और ड्रैगन की माइट की पावर का इस्तेमाल उन्हें घुटने टेकने के लिए नहीं किया? मैं यहाँ क्यों घुटने टेक रहा हूँ? और उसके साथियों ने अपना चेहरा ढक लिया, मेंटली कमेंट करते हुए, मुझे पता था, भले ही हम होली ड्रैगन रेलिक में आ गए और गार्जियन ड्रैगन स्पिरिट के अटेंडेंट बन गए, हम शियाओन के पाम से नहीं बच सकते। प्राइम मिनिस्टर भी डम्बफाउंडेड था। ये सब क्या हो रहा है? क्या होली ड्रैगन रेलिक के गार्जियन ड्रैगन स्पिरिट को भी बुढ़ापे की वजह से मोबिलिटी इश्यूज हैं? एल्डर जल्दी से खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, मैं लॉन्ग क्यों हूं, ह्यूमन एम्परर द्वारा होली ड्रैगन का लास्ट अपॉइंटेड मास्टर।